हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एक और ज़बरदस्त मानवा। और सच बताऊं तो इस मानवा का जो एमसी है ना, वो पूरा का पूरा बैडेस है। ऊपर से इसका आर्ट स्टाइल भी इतना शानदार है कि हर एक सीन देखने में मज़ा आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो गुस्से में किसी का नाम ले रहा होता है। वो कहता है, मैं इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक अनकंट्रोलेबल स्वॉर्ड मास्टर, एक ऐसा इंसान जो अपने ही कमरे में बंद रहता है, जिसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। काउंट पेडियन का निकम्मा बड़ा बेटा गिस्लेन पेडियन। फिर वो गुस्से से चिल्लाता है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरे जैसा बेस्ट नाइट एक ऐसे कचरे इंसान से हार गया। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक आदमी आराम से बैठा हुआ है। वहां का माहौल बहुत शानदार और गर्म था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, जरा इधर उधर देखो तो, कितना आरामदायक माहौल है ना। मैंने इस जगह को बनाने में बहुत पैसा लगाया है। इतने में हम देखते हैं कि सामने से धीरे धीरे चलता हुआ हमारा एमसी आता है। पूरा स्टाइल और एटीट्यूड झलक रहा होता है उसके चेहरे पर। वो सामने वाले को देखकर कहता है, तो तुम वही कचरा हो गिस्लेन। वो आदमी हैरान होकर बोलता है, रुको, क्या ये सब एक ट्रैप था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ? एमसी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ यही नहीं, मुझे ये भी पता था कि तुम यहाँ कितने लोग लेकर आने वाले थे। कौन कौन तुम्हारे स्पाई थे जो हमारे बीच रहकर तुम्हारी मदद कर रहे थे। मुझे शुरुआत से सब पता था। ये सुनते ही सामने वाला डर और गुस्से में बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पास हमेशा बैकअप प्लान होते हैं। आखिर तुम्हारे जैसे पीस ऑफ शिट की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतना सुनते ही एमसी एक जोरदार लात उसके मुंह पे मारता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन इस वॉर को जीतूंगा सिर्फ मैं, चाहे तुम अगली बार वापस आ जाओ। फिर उसके बाद भी और उसके बाद भी हर बार तुम हारोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे प्लान पहले से मेरे पास हैं। इसके बाद हमारा सीन 1 साल पीछे चला जाता है। लोथिया किंगडम, एडियम स्टेट। एक टेंट के अंदर अचानक से हमारा एमसी हड़बड़ा कर उठता है। वो तेजी से सांस लेते हुए अपने हाथों को देखता है और बोलता है, ये क्या हुआ? मैं जिंदा हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ समय पहले तो तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक तलवार हवा में घूमती हुई दूर जाकर जमीन में धंस जाती है। उसी समय हमारे एमसी की छाती पर एक गहरा कट दिखाई देता है, जिससे बहुत सारा खून निकल रहा था। सामने खड़ा आदमी बोलता है, तो आखिरकार सब कुछ यहीं खत्म होगा। गिस्लेन पेडियन, द मर्सनरी किंग और कॉन्टिनेंट के 7 सबसे ताकतवर लोगों में से एक। अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। फिर हमें बताया जाता है कि सामने खड़ा आदमी भी टॉप 7 नाइट्स में से एक है। वो गिस्लेन से पूछता है, मरने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहना चाहोगे? गिस्लेन उसे घूरते हुए कहता है, बस एक अफसोस है कि मैं अपना बदला पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुम मरोगे कमीने। फिर हमें बताया जाता है कि गिस्लेन खुद भी कॉन्टिनेंट के टॉप 7 मर्सनरी किंग्स में से एक है। सामने वाला आदमी हंसते हुए कहता है, तुम कितने एरोगेंट हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्बाद हो चुकी पेडियन फैमिली का बड़ा बेटा इतना खतरनाक निकलेगा। अपनी बहन की मौत के बाद तुमने अपनी फैमिली छोड़ दी थी, है ना? ये सुनकर गिस्लेन चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो दूसरे देश से हो। वो आदमी हंसते हुए जवाब देता है, ऑफ कोर्स पता है। आखिर तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। और वैसे भी हम वही लोग हैं जिन्होंने डेल्फिन फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारी फैमिली को मिट्टी में मिला दिया था। ये सुनकर गिस्लेन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। वो सोचता है, तो इसका मतलब सिर्फ डेल्फिन फैमिली ही नहीं, और भी लोग थे जिन्होंने मेरी फैमिली को बर्बाद किया। तभी पीछे से दूसरा आदमी उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और बोलता है, अब और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मरने वाले हो, अपने फेट को एक्सेप्ट कर लो। गिस्लेन गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और अगले ही पल उसकी गर्दन काट दी जाती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। गिस्लेन पानी में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। वो बोलता है, उस समय तो मेरी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। मेरी गर्दन अभी भी मेरे शरीर पर है। क्या वो सब कोई इल्यूजन था? फिर वो अचानक नोटिस करता है कि उसका शरीर पहले से छोटा है। रुको, मैं छोटा कैसे हो गया? क्या किसी ने मुझे पकड़कर यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया है? फिर गुस्से में बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें इसका पछतावा जरूर करवाऊंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, यंग मास्टर। वो तुरंत पीछे मुड़ता है। एक सोल्जर खड़ा था। सोल्जर कहता है, प्लीज बाहर आइए यंग मास्टर, मुझे पता है आप जाग चुके हैं। लेकिन अगले ही पल गिस्लेन उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और बोलता है, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सोल्जर डर जाता है और सोचता है, आखिर यंग मास्टर को क्या हो गया है? फिर वो कहता है, आप यहाँ खुद आए थे, गुस्से में टेंट में घुसे और आकर सो गए। गिस्लेन हैरान होकर पूछता है, मैंने ऐसा किया? सोल्जर बोलता है, हाँ, आप ही कह रहे थे कि आपको सबको कमांड करना है और ऑक्स पर रेड करना है। ये सुनकर गिस्लेन चौंक जाता है, ऑक्स? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? सोल्जर उसे बाहर चलने को कहता है और बताता है कि वो लोग पेडियन स्टेट में हैं। ये नाम सुनते ही गिस्लेन पूरी तरह जम जाता है। क्या कहा? पेडियन स्टेट? फिर वो बाहर निकलता है और पूरे शहर को देखकर दंग रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से इस जगह को तबाह होते देखा था। तभी सोल्जर धीरे से कहता है, अगर किसी ने आपको अपनी फैमिली के बारे में ऐसा बोलते सुन लिया तो आपको फैमिली से निकाल दिया जाएगा। अब गिस्लेन अपने गाल खींचकर चेक करता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन दर्द महसूस होते ही उसे समझ आ जाता है, तो ये सपना नहीं है, मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूँ।
इसके बाद एमसी बताता है कि उसका छोटा वाला वर्जन अपनी फैमिली से बहुत नफरत करता था। वो हमेशा परेशानियां खड़ी करता रहता था। धीरे धीरे पूरी फैमिली उससे दूरी बनाने लगी। आखिरकार वो घर छोड़कर भाग गया। 7 साल बाद वो एक मर्सनरी बना। उसने कई युद्ध लड़े, अपनी स्किल्स को डेवलप किया और पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। लेकिन जब वो अपनी गलतियां सुधारने वापस आया, तब तक उसकी फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब जबकि उसे दूसरा मौका मिला था, उसके सारे करीबी लोग अभी भी जिंदा थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है और सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुशी से गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जल्दी है। फिर उसे अचानक याद आता है कि आज वही दिन है जब ऑर्क रेड होने वाली थी। उसकी पिछली जिंदगी में इस रेड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। रिपोर्ट में सिर्फ 3 ऑर्क्स बताए गए थे, लेकिन वहां 20 से ज्यादा मौजूद थे और इसी वजह से लगभग पूरी स्क्वाड मर गई थी। तभी अचानक आसमान से कुछ उड़ता हुआ आता है और सामने गिरता है। सोल्जर्स चिल्लाने लगते हैं, ऑक्स सब तैयार हो जाओ। गिस्लिन हैरान हो जाता है, क्या ये लोग इतनी जल्दी आ गए? और अगले ही पल ऑक्स हमला शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके सोल्जर्स को मार रहे थे। तभी कमांडर चिल्लाता है, सब फॉर्मेशन में आओ, घबराओ मत। लेकिन हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी अचानक पीछे से एक ऑर्क कमांडर पर हमला करने आता है और उसी समय गिस्लिन बिजली जैसी स्पीड में आगे बढ़ता है। वो कमांडर को पीछे फेंकता है और एक ही वार में ऑर्क का हाथ काट देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। फिर दूसरा वार करके वो ऑर्क को खत्म कर देता है। गिस्लिन तलवार घुमाते हुए बोलता है, लगता है अभी मैं अपना माना ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, काश मैं थोड़ा पहले पास्ट में आता। फिर वो कमांडर के पास जाके कहता है, तुम कमांडर हो ना, मुझे कमांड करने का अधिकार दो। कमांडर गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? मैं अपनी अथॉरिटी ऐसे नहीं दे सकता। गिस्लिन मन ही मन सोचता है, अगर कोई मेरे पास ऐसा आता तो मैं भी यही सोचता। तभी एक ऑर्क फिर हमला करता है। कमांडर गिस्लेन को पीछे हटाता है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन तभी गिस्लेन अपनी तलवार फेंकता है जो सीधे ऑर्क के सिर में जाकर घुस जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। फिर गिस्लेन कमांडर से कहता है, बैटल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? मोमेंटम। चारों तरफ सोल्जर्स डरे हुए थे। गिस्लेन कहता है, अगर हमारे अपने लोग ही डर गए तो जीतने की कोई उम्मीद नहीं। इतना कहकर वो अकेले ही सारे ऑक्स पर टूट पड़ता है। वो लगातार उनके अटैक डॉज करता है और उनकी वीक स्पॉट पर वार करता जाता है। सोल्जर्स उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये तो बिना माना के भी स्वॉर्ड मास्टर जैसा लड़ रहा है। गिस्लिन चिल्लाता है, क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम लोग? मैंने तो अभी वार्म अप भी शुरू नहीं किया। इसके बाद वो ऑक्स को अपनी तरफ खींचता हुआ भागने लगता है। कमांडर समझ जाता है कि उसका प्लान क्या है। सामने एक बड़ी खाई थी। गिस्लिन ठीक उसी तरफ भागता है और तभी पीछे से सोल्जर्स अपने भाले लेकर पहुंच जाते हैं। गिस्लिन मुस्कुराता है, परफेक्ट, और खाई से कूद जाता है। कमांडर तुरंत चिल्लाता है, सब धक्का दो इन्हें। सोल्जर्स पूरी ताकत से ऑक्स को खाई में धकेल देते हैं। सारे ऑक्स नीचे गिरकर मर जाते हैं। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी कमांडर नीचे देखकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। हम देखते हैं कि गिस्लिन तलवार पकड़कर खाई से लटका हुआ था। कमांडर मुस्कुराकर कहता है, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन गिस्लिन बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो नीचे गिर जाता है। कमांडर हैरान होकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। तभी एक आवाज आती है, ब्रदर गिस्लेन। और गिस्लेन को अपनी छोटी बहन एलेना की यादें आने लगती हैं। उसकी बहन उससे बातें कर रही थी, हंस रही थी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी मौत हो चुकी थी। अचानक कोई उसका हाथ पकड़ता है, ब्रदर। गिस्लेन आंखें खोलता है। वो अपने कमरे में था। क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तभी मेड अंदर आती है, मास्टर आप जाग गए। गिस्लेन उसे देखकर हैरान हो जाता है। बेलिंडा? बेलिंडा परेशान होकर बोलती है, क्या आपको अंदाजा है मैं कितनी चिंता कर रही थी? लेकिन अगले ही पल गिस्लिन उसे गले लगा लेता है। बेलिंडा हैरान हो जाती है। गिस्लिन सोचता है, ये वही इंसान है जो बचपन से हमेशा मेरे साथ रही, लेकिन फैमिली के खत्म होने के बाद ये अचानक गायब हो गई थी। बेलिंडा पूछती है, आज आपको क्या हो गया है? गिस्लिन गंभीर होकर कहता है, सुनो, हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन जब वो उसे टाइम ट्रैवल की सच्चाई बताता है तो बेलिंडा हंसने लगती है। लगता है चोट ज्यादा लग गई है आपको। फिर वो उसे डांटने लगती है। गिस्लिन मन में सोचता है, लगता है इसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तभी बेलिंडा बोलती है, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग गई तो तुम फेस्टिवल में भी नहीं जा पाओगे। फेस्टिवल? हाँ, लेडी एलेना तुम्हारे साथ जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर गिस्लिन चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में वो इस फेस्टिवल को कभी एंजॉय नहीं कर पाया था। फिर वो पूछता है, फेस्टिवल में कितना टाइम बचा है? बेलिंडा जवाब देती है, सिर्फ 1 हफ्ता। ये सुनते ही गिस्लिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। 1 हफ्ता? उसे अपनी सबसे दर्दनाक याद आती है। दरवाजे के बाहर से उसकी बहन की आवाज आती है, ब्रदर क्या आप अंदर हो? और तभी गिस्लिन समझ जाता है, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद एलेना मरने वाली है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही एमसी अपनी छोटी बहन एलेना को देखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से जाकर उसे गले लगा लेता है। लेकिन एमसी को अचानक ऐसे बिहेव करते देखकर एलेना पूरी तरह चौंक जाती है। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है और शर्माते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है। फिर एलेना अटकते हुए बोलती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या ये कोई नया मजाक है? तभी एमसी उसे और कसकर पकड़ते हुए कहता है, एलेना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन अगले ही पल एलेना उसे धक्का देकर पीछे करती है और बोलती है, जल्दी मुझसे दूर हटो, तुम मुझे डरा रहे हो। धक्का खाने के बाद एमसी मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या खतरनाक ताकत है इसकी? ये तो अभी सिर्फ एक बच्ची है, क्या ये हमेशा से इतनी स्ट्रांग थी? उधर एलेना अपने कपड़े ठीक करते हुए बोलती है, बेलिंडा ने कहा था कि यहाँ आऊं, लेकिन यहाँ तो तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? एमसी हैरानी से पूछता है, क्या ठीक हो जाएगा? तब एलेना उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है। वो कहती है, तुमने ही तो कहा था कि मैं बहुत ज्यादा अनोइंग हूं। यहां तक कि तुमने ये भी कहा था कि सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनकर तुम्हें घिन आती है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह चुप हो जाता है। वो धीरे से बोलता है, क्या मैंने सच में ये सब कहा था? फिर मन ही मन सोचता है, वैसे मेरी पिछली जिंदगी में हमारी इतनी अच्छी बनती भी नहीं थी, क्योंकि मैं सच में एक पूरा पीस ऑफ शिट था। इसके बाद एमसी सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से माफी सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। एलेना भी हैरान होकर बोलती है, रुको, क्या तुमने अभी सबसे पहले माफी मांगी? फिर वो शक भरी नजरों से उसे देखकर कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें ऑक्स ने बहुत बुरी तरह पीटा था। कहीं उन्होंने तुम्हारे सिर पर तो चोट नहीं मार दी? एमसी तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, मैं नहीं पिटा था, मैंने उन्हें मारा था। आखिर तुम लोग बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं हार गया? लेकिन तभी उसके पूरे शरीर में तेज दर्द उठने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। एलेना उसे देखकर हंसते हुए बोलती है, हाँ, बिल्कुल दिख रहा है कि तुमने उन्हें पीटा था। तुम तो यहाँ बेहोशी की हालत में लाए गए थे। इसके बाद वहां मौजूद सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। एमसी उन सबको देखता है और फिर हल्का मुस्कुरा देता है। वो मन ही मन सोचता है, जैसा मुझे याद था, ये सब बिल्कुल वैसे ही है। आखिर मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इतनी बेकार चीजों पर समय क्यों बर्बाद किया? फिर उसे फेस्टिवल याद आता है जो अगले हफ्ते होने वाला था। वो सोचता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैंने एलेना के साथ इस फेस्टिवल में जाने से मना कर दिया था। मैंने बहाना बनाया था कि ऑर्क रेड की वजह से मेरा मूड खराब है। और वही आखिरी दिन था जब मैंने एलेना को जिंदा देखा था। इसके बाद उसे वो दर्दनाक याद आती है जहां एलेना की बॉडी उसके बॉडीगार्ड्स के साथ टुकड़ों में मिली थी। एमसी मन ही मन खुद को कोसते हुए बोलता है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एक आवाज आती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम देखते हैं कि वहां एलेना के दोनों बॉडीगार्ड खड़े थे। दाहिने वाले का नाम था जेमल और बाएं वाले का फिलिप। एलेना उन्हें देखकर बोलती है, क्या मैंने तुम दोनों से नहीं कहा था कि बाहर इंतजार करो? जेमल झुककर बोलता है, माफ कीजिए यंग लेडी, लेकिन जो सर्वेंट्स फेस्टिवल के सप्लाई का काम संभाल रहे हैं वो चाहते हैं कि आप एक बार आकर सब चेक कर लें। ये सुनकर एमसी सोचने लगता है, आखिर ये लोग एलेना से ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हैं? तभी बेलिंडा बीच में बोलती है, तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो पूरा दिन आलसी की तरह पड़े रहते हो। यहाँ वर्कर्स की इतनी कमी हो गई है कि यंग लेडी को खुद काम करना पड़ रहा है। एलेना जाने लगती है और बोलती है, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। एमसी मन ही मन सोचता है, तो सच में यहाँ वर्कर्स की इतनी कमी है? मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर अचानक वो बोल पड़ता है, मैं भी मदद करूंगा। ये सुनते ही सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। बेलिंडा हैरान होकर बोलती है, क्या इसने अभी खुद कहा कि ये मदद करेगा? एलेना शक से कहती है, कहीं सच में इसके सिर पर चोट तो नहीं लगी? अब सीन बाहर का दिखाया जाता है। चारों तरफ स्टॉल लगे हुए थे और बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एमसी वहां पहुंचता है, सब लोग डर कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। एमसी जोर से बोलता है, मैंने कहा ना, मैं मदद करूंगा। लेकिन एलेना तुरंत उसे वहां से खींचते हुए बोलती है, जल्दी यहां से जाओ, तुमसे यहां के सारे लोग डर रहे हैं। एमसी नाराज होकर कहता है, क्या तुम ऐसे ट्रीट करती हो किसी को जो मदद करना चाहता हो? एलेना सीधा जवाब देती है, अगर सच में मदद करनी है तो बस यहां से दूर रहो और कोई परेशानी मत खड़ी करो। उधर एमसी सोचने लगता है, एलेना की बॉडी यहां से काफी दूर मिली थी, मतलब जरूर कोई उसे जबरदस्ती यहां से लेकर गया होगा। अगर मुझे उसे बचाना है तो सबसे पहले मुझे पूरे कैसल और आसपास की जांच करनी होगी। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, मेरे लॉर्ड। एमसी उसे देखकर पहचान जाता है, ओल्ड मैन फेरगी। फेरगी हाँफते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही मुझे ऑक्स वाली खबर मिली मैं तुरंत यहां आ गया। एमसी उसे रोकते हुए बोलता है, अब इस बारे में बात करना बंद करो। तभी एलेना साइड से बोलती है, तुम सही टाइम पर आए हो ओल्ड मैन, ये सुबह से बहुत अजीब एक्टिंग कर रहा है, प्लीज इसे वापस कमरे में ले जाओ। फेरगी तुरंत झुककर बोलता है, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन एमसी गुस्से में मन ही मन सोचता है, कमाल है, ये फिर से मेरे रास्ते में आ गई। फिर वो सोचता है, अगर अभी कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम आसपास की जांच जरूर करूंगा। इसके बाद एमसी फेरगी से कहता है, ओल्ड मैन, मुझे ट्रेनिंग हॉल में ले चलो। फेरगी हैरान होकर पूछता है, ट्रेनिंग हॉल? लेकिन आपको वहां क्या करना है? एमसी जवाब देता है, ट्रेनिंग। उसकी बात सुनकर फेरगी पूरी तरह चौंक जाता है। फिर वो उसे रास्ता दिखाते हुए वहां ले जाता है। ट्रेनिंग हॉल पहुंचकर एमसी चारों तरफ देखकर बोलता है, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी हालत में है। वो मन ही मन सोचता है, एक मर्सेनरी की जिंदगी जीने के बाद मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। फेरगी मुस्कुराकर कहता है, हमने इसे हमेशा संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन आप खुद यहाँ ट्रेनिंग करना चाहें। एमसी सोचने लगता है,
क्या मेरी पिछली जिंदगी में भी ये बूढ़ा आदमी चुपचाप मेरी फिक्र करता रहा था? फिर एमसी बोलता है, ओल्ड मैन, मैं लंबी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सच कहूं तो अभी खुद को कचरे जैसा महसूस कर रहा हूँ। फेरगी हंसते हुए कहता है, आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपने जिंदगी और मौत दोनों देख ली हो। एमसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, असल में मैं मरकर वापस आया हूँ। लेकिन फेरगी इसे मजाक समझकर हंस देता है। फिर एमसी उसे बाहर इंतजार करने को कहता है और खुद ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब एमसी अपने पास्ट के बारे में सोचता है। मैं हमेशा अपने आसपास के लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन असली बात मैं कभी समझ ही नहीं पाया। फिर उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में एलेना की मौत के पीछे पड़ोसी इलाके का लॉर्ड था। उसी घटना से पेडियन फैमिली का पतन शुरू हुआ था। एमसी मन में फैसला करता है, अगर मुझे सब बदलना है तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद वो माना कंट्रोल करना शुरू करता है। वो लंबी सांस लेकर सोचता है, माना इंसानों की लिमिट तोड़ने वाली शक्ति है। लोग कहते हैं माना को महसूस करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैंने हजारों नहीं 10,000 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। इसके बाद वो अपने अंदर माना कोर बनाना शुरू करता है। पहला, दूसरा, फिर तीसरा कोर। लेकिन तीसरा कोर बनाते ही उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। वो सोचता है, फिलहाल मेरी लिमिट 3 कोर है। पिछली जिंदगी में मैं 5 तक पहुंच गया था। फिर उसे अपनी हार याद आती है। मेरी पिछली जिंदगी में इडुन पूरे नाइट ऑर्डर के साथ मुझसे लड़ने आया था। पहले उन्होंने मेरा सारा माना खत्म करवाया और फिर वो खुद लड़ने आया। अगर फाइट फेयर होती तो मैं जरूर जीतता। फिर वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, लेकिन इस बार सब अलग होगा। इसके बाद पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। आज फेस्टिवल का दिन था। एमसी पूरी तरह तैयार होकर अपनी तलवार के साथ बाहर आता है। उसे देखकर एलेना हैरान हो जाती है। वाह, तुम सच में आए हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हें ऐसे फेस्टिवल पसंद नहीं। एमसी मुस्कुराकर बोलता है, आखिर मैं पेडियन फैमिली का हिस्सा हूं। साल में 1 बार तो आना बनता है। एलेना उसे गौर से देखते हुए बोलती है, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब हो गए हो। मैंने सुना है तुम पूरा हफ्ता सिर्फ ट्रेनिंग करते रहे। एमसी जवाब देता है, मैं एक नाइट फैमिली से हूं, ट्रेनिंग करना तो जरूरी है। एलेना हंसते हुए बोलती है, लेकिन पहले तो तुम इन चीजों से नफरत करते थे। उसकी बात सुनकर एमसी थोड़ा चुप हो जाता है। फिर एलेना मुस्कुराकर कहती है, लेकिन अभी वाले तुम मुझे ज्यादा पसंद हो। यह सुनकर एमसी अपनी बहन की तरफ देखता रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अब मुझे समझ आ गया है, अगर मैं अपने फैसले बदलूं तो फ्यूचर भी बदल सकता है। इसके बाद दोनों फेस्टिवल में घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एलेना बोर होकर बोलती है, हर साल यही सब होता है, इस बार भी कुछ नया नहीं है। एमसी आसपास देखकर सोचता है, फेस्टिवल लगभग खत्म हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एलेना के साथ हूं? तभी एक आदमी उनके पास आता है और बोलता है, क्या आप लोग दूसरा एरिया देखना चाहेंगे? वहां एक खास शो शुरू होने वाला है। एमसी उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एलेना का बॉडीगार्ड था। एलेना खुशी से बोलती है, सच में? चलो फिर। और वो दोनों उसके पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। एलेना हैरान होकर पूछती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम सच में यकीन से कह रहे हो कि शो यहीं होगा? वो नाइट जवाब देता है, लगता है परफॉर्मर्स अभी तक पहुंचे नहीं हैं। लेकिन एमसी आसपास की चीजें देखकर समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। हर रास्ते को सामान रखकर बंद किया गया था। वो मन ही मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये पूरा सेटअप पहले से तैयार किया गया है। एलेना तुरंत एमसी का हाथ पकड़ती है, चलो ब्रदर, यहां से चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से बॉडीगार्ड बोलता है, यंग लेडी, जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अब एलेना को उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगता है। वो डर कर बोलती है, फिलिप, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तभी वो नाइट बोलता है, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, बस हमें एक अच्छी रिक्वेस्ट मिली थी। रिक्वेस्ट? और तभी सामने से एक आदमी आता है। उसके पीछे 2 और लोग थे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा सोचा था, तुम लोगों ने काम काफी साफ तरीके से किया है। नाइट जवाब देता है, डील के मुताबिक हम यंग लेडी को यहाँ ले आए हैं। फिर वो आदमी एमसी को देखकर बोलता है, लेकिन ये पेडियन फैमिली का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? मैंने इसे लाने के लिए नहीं कहा था। नाइट हंसते हुए कहता है, इसे तो हम बोनस में दे देंगे। ये खुद बेवकूफ़ों की तरह हमारे पीछे चला आया। एमसी गुस्से में बोलता है, तो तुम लोगों ने हमें बेच दिया? नाइट हंसकर जवाब देता है, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हम तो यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहता है ऐसी गरीब फैमिली में? लेकिन अगले ही पल एमसी बिजली जैसी स्पीड में आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस नाइट को बीच से काट देता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। एमसी ठंडी आवाज में बोलता है, लेकिन कम से कम उन्होंने हमें बेचा तो नहीं। तभी दूसरा नाइट तुरंत एलेना को पकड़ लेता है। वो गुस्से में बोलता है, वो तो इडियट था, लेकिन तुम जैसे किसी के हाथों एक नाइट कैसे मर सकता है? लेकिन अगले ही पल एमसी तलवार फेंकता है और तलवार सीधे उसके सिर में जाकर धंस जाती है। वो वहीं मर जाता है। पीछे खड़े लोग हैरान होकर बोलते हैं, क्या ये सच में पेडियन फैमिली का बड़ा बेटा है? हमने सुना था इसके पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं। दूसरा आदमी गंभीर होकर बोलता है, गार्ड डाउन होने के बावजूद इसने 2 नाइट्स को एक झटके में मार दिया, और वो भी माना यूज करके। उधर एलेना डर के मारे कांपने लगती है और एमसी को पकड़कर बोलती है, ब्रदर, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लेकिन एमसी कुछ नहीं बोलता। वो धीरे से उसकी गर्दन पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिलहाल तुम आराम करो। तभी सामने वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है,
बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा काम आसान कर दिया। वैसे तुम हमारी उम्मीद से काफ़ी अलग निकले। क्या तुम इतने समय से अपनी असली ताकत छिपा रहे थे? एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर ऐसा है भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? फिर वो मन ही मन सोचता है, बाकी दो लोग खास नहीं हैं, लेकिन बीच वाला आदमी पूरी तरह माना से भरा हुआ है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने हाथों में माना इकट्ठा करने लगता है और बोलता है, चलो पहले एक सवाल का जवाब दो। एलेना को किडनैप करने का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? लेकिन सामने वाला आदमी हंसते हुए जवाब देता है, एक मरने वाले इंसान को ये सब जानने की क्या जरूरत? एमसी हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तुम खुद सब उगल दोगे। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो जैसे ही एमसी की ये बात खत्म होती है, तभी उस आदमी के पीछे खड़ा उसका साथी आगे बढ़कर बोलता है, क्या मैं अभी इसी वक्त इसकी गर्दन काटकर आपके सामने लाकर रख दूं? लेकिन तभी उनका लीडर उसे हाथ उठाकर रोक देता है और ठंडी आवाज में कहता है, नहीं, इसे इतनी आसानी से मारना नहीं है। इसे जिंदा पकड़ कर लाओ, इसकी बॉडी की एक एक हड्डी तोड़ दो ताकि ये दर्द में पागल हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये तड़प तड़प कर टूटे, तभी तो ये खूबसूरत तरीके से खत्म होगा। और बस इतना कहते ही वो लोग बिजली की स्पीड से एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उसी पल एमसी अपनी जेब से एक छोटी सी चीज निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है। उस आदमी की नजर उस चीज पर पड़ती है और वो हंसते हुए बोलता है, क्या, एक पटाखा? लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, एमसी एकदम सामने पहुंच जाता है और उसी पटाखे को तलवार से काटते हुए सीधा उसके सिर पे वार कर देता है। छन, तलवार सीधा उसके सिर के अंदर धंस जाती है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इतने में उसका दूसरा साथी बाजू से हमला करता है और चिल्लाता है, तू ऐसी घटिया ट्रिक्स यूज कर रहा है? वो पीछे से तलवार घुमाकर एमसी पर वार करता है, लेकिन एमसी बड़ी आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और अचानक अपने हाथ को उसकी तलवार के चारों तरफ लपेट देता है। झटके से खींचकर उसकी तलवार छीन लेता है और उसी मोमेंट अपनी दूसरी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देता है। लेकिन तभी एमसी को पीछे से एक और हमला महसूस होता है। हम देखते हैं कि उन सब का बॉस पीछे से आकर एमसी पर वार कर चुका होता है, लेकिन एमसी ने उस अटैक को भी परफेक्ट तरीके से ब्लॉक कर लिया होता है। एमसी को ऐसा करते देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है और मन में सोचता है, क्या इसने मेरा वो हिडन अटैक ब्लॉक कर दिया? वो तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट अटैक था। और तभी एमसी घूमकर उसकी गर्दन की तरफ एक तेज कट मारता है। वो आदमी घबरा जाता है और साइड में हटकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी गर्दन के पास से कट निकल जाता है और उसका पाइप नीचे गिर पड़ता है। उसके बाद वो बिना एक सेकंड गंवाए दोबारा एमसी पर हमला कर देता है, लेकिन एमसी अपनी दोनों तलवारों से उसके वार को रोक देता है। और तभी हमें दिखता है कि कुछ सेकंड पहले जो कट लगा था वो उसकी गर्दन को लगभग चीर ही चुका था। वो आदमी मन में सोचता है, अगर मैंने माना को गर्दन पे फोकस नहीं किया होता तो अभी मेरी गर्दन कट चुकी होती। उधर एमसी भी उसे देखते हुए सोच रहा होता है, तो ये अभी तक बचा हुआ है, इसका मतलब इसने अपने सारे माना को गर्दन पे इकट्ठा करके डैमेज कम कर दिया। तभी वो आदमी गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी कम उम्र में ऐसी अजीब स्वॉर्डमैनशिप कहाँ से सीखी, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे पास माना बहुत कम है। फिर हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसकी बात सुनकर एमसी मुस्कुराने लगता है। उसे ऐसा देखकर वो आदमी भी घबरा जाता है और तभी एमसी अचानक जंप लगाता है, हवा में घूमता है और अपने पैर से उसके चेहरे पर एक भयंकर किक मार देता है। धड़ाम! वो आदमी दूर जाकर गिरता है। फिर गुस्से में उठकर बोलता है, मैंने अभी कहा ना, इतने कम माना के साथ तुम्हारे छोटे मोटे अटैक मुझ पर काम नहीं करेंगे। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कुछ होने लगता है। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है और खून की उल्टियां करने लगता है। वो हैरानी से सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसकी किक इतनी स्ट्रांग नहीं थी, फिर मेरा डिफेंस कैसे टूट गया? तभी एमसी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है, तो सच में एलेना की मौत के पीछे कोई कल्प्रिट था और वो तुम थे। फिर वो अपनी थर्ड कोर को एक्टिव करता है और उसी पल उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या अचानक इसका माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? लेकिन एमसी बिना जवाब दिए सीधा उस पर टूट पड़ता है। उसकी दोनों तलवारें लगातार इतनी तेज स्पीड से वार करती हैं कि वो आदमी सिर्फ ब्लॉक ही कर पा रहा होता है। वो घबरा कर सोचता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। एमसी लगातार वार पर वार करता जाता है, फिर अपनी तलवार पीछे खींचकर पूरी ताकत के साथ उसके हथियार पर वार कर देता है। धड़ाम! उसकी तलवार टूट जाती है और साथ ही उसके सीने पर एक बड़ा सा कट भी पड़ जाता है। और अगले ही पल एमसी बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार सीधे उसके पेट में घुसा देता है। वो दर्द से जोर से चीख उठता है। फिर एमसी उसका गला पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है और कहता है, अब वहीं से बात शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। बताओ आखिर इसके पीछे कौन है? लेकिन तभी वो आदमी जल्दी से अपनी खंजर निकालता है और चिल्लाता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा, कम से कम पेडियम की यंग लेडी को तो साथ लेकर जाऊंगा। और जैसे ही वो खंजर फेंकने वाला होता है, तभी अचानक बाजू से माना से बनी रस्सियां निकलती हैं और उसका हाथ जकड़ लेती हैं। हम देखते हैं कि एमसी ने माना थ्रेड से उसका हाथ पूरी तरह बांध दिया होता है। फिर एमसी उसे घूरते हुए कहता है, चलो एक डील करते हैं, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते तब तक कोई चाल चलने की कोशिश मत करना।
और जैसे ही तुम जवाब दोगे मैं तलवार निकाल दूंगा। वो आदमी घबरा कर सोचता है, क्या ये रस्सियां माना से बनी हैं? मैं अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा, आखिर इसने ये कब बनाया? और तभी उसे याद आता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही एमसी ने चुपके से माना थ्रेड्स तैयार कर लिए थे। फिर एमसी उससे कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों को पता ही होगा कि ऐसे घाव कैसे ठीक किए जाते हैं, है ना? और फिर तलवार में एनर्जी भरते हुए बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा माना कोर ही तोड़ दूं तो? उसकी बात सुनते ही वो आदमी कांप उठता है। तभी एमसी अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर छोड़ देता है और उसका माना कोर चटकने लगता है। वो आदमी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, क्या मेरा माना कोर? फिर डर कर चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोर टूट गया तो हम दोनों यहीं फट जाएंगे। लेकिन एमसी अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिन्हें कंट्रोल करना नहीं आता, मैं इसे संभाल सकता हूं। उसकी आंखों में मौत देखकर वो आदमी पूरी तरह डर जाता है। फिर तुरंत चिल्लाता है, ठीक है, मैं बताता हूं, ये सब करवाया काउंट डिसमॉन्ड ने। उसी ने कहा था कि उसे पेडियम और डिगेट फैमिली के बीच युद्ध शुरू कराने का बहाना चाहिए। एमसी उसकी बात सुनकर धीरे से कहता है, अच्छा तो ये सब डेस्मॉन्ड के पीछे था। फिर उसकी तरफ घूर कर बोलता है, तो इसलिए तुम एलेना को मारना चाहते थे? वो आदमी डरते हुए कहता है, हाँ। लेकिन अगले ही पल एमसी तलवार और अंदर घुसा देता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, तुमने कहा था तलवार निकाल लोगे। तभी एमसी ठंडी आवाज में कहता है, जब तुमने दूसरों को मारा था तब तो तुम्हें दया नहीं आई, अब अपनी बारी आई तो डर लग रहा है। लेकिन तभी वो आदमी अचानक हंसने लगता है। उसे ऐसा हंसते देखकर एमसी भी चौंक जाता है। फिर वो आदमी अपना सिर एमसी के सिर से टकराकर बोलता है, कुछ भी नहीं बदलेगा, भले तुम मुझे मार दो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। डिगेट फैमिली वाला हिस्सा खत्म हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे जैसे बच्चे की बात मानेंगे? फिर जोर से हंसते हुए कहता है, पेडियम तो इस युद्ध में राख बन जाएगा। लेकिन एमसी उसे घूरते हुए जवाब देता है, मैं मर कर वापस आया हूं, इस बार सब कुछ बदलेगा। और उसी के साथ वो उसका कोर पूरी तरह तोड़ देता है। वो आदमी दर्द से चीखने लगता है। तभी आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर फूटता है और उसी समय दूसरी जगह भी वही सीन दिखाई देता है। उस आदमी की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो चुकी होती है। उधर एमसी उसे खत्म करने के बाद हांफता हुआ पीछे मुड़कर देखता है। उसकी बहन अब भी बेहोश पड़ी होती है। एमसी अपनी तलवार छोड़ देता है, आसमान की तरफ देखकर लंबी सांस लेता है। लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो सोचता है, जब मैं मर्सेनरी था तब 3 कोर तोड़ना आसान था, लेकिन अभी ये बॉडी उसे झेल नहीं पा रही। फिर वो उस घर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होऊंगा। वो जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर देखता है कि वहां 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है, मेरी पिछली लाइफ में एलेना के अलावा 2 और बॉडी मिली थी। जैसा उस आदमी ने कहा था, ये डिगेट फैमिली का बेटा और उसका स्कॉट नाइट था। फिर वो सोचता है, तो इस तरह उन्होंने पूरा प्लान बनाया था। इनकी मौत का इल्जाम पेडियम पर डालकर युद्ध शुरू करवाना चाहते थे। फिर तुरंत फैसला करता है, सबसे पहले यहाँ के सारे एविडेंस मिटाने होंगे। और हम देखते हैं कि एमसी उस घर में आग लगा देता है। फिर अपनी बहन को पीठ पर उठाकर वहां से निकल जाता है। चलते हुए वो कहता है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी समय छत के ऊपर से कोई उसे देख रहा होता है और अगले ही पल वो आदमी गायब हो जाता है। फिर वही आदमी दूसरी जगह पहुंचकर रिपोर्ट देता है, मिशन फेल हो गया। आसपास बैठे लोग गुस्से में बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, हमने नाइट्स भेजे थे, फ्रैंक भी साथ था। फिर वो आदमी कहता है, ये सब गिसन पेडियम की वजह से हुआ। उसका नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं, क्या वो नॉर्थ का यूजलेस बास्टर्ड? फिर दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम हमें एक्सक्यूज दे रहे हो? लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, उसके बारे में जो रूमर्स हैं वो सब गलत हैं, वो पूरी तरह अलग इंसान है। फिर वो एमसी के बारे में सब कुछ बताता है। वो ऐसा था जैसे कोई दूसरा ही इंसान हो। फिर कहता है, लेकिन हमारा पहला काम पूरा हो चुका है, डिगेट फैमिली वाला हिस्सा खत्म है, इसलिए हम प्लान दोबारा शुरू कर सकते हैं। बस मुझे एक और मौका चाहिए। लेकिन बाकी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम एक बच्चे की सही जानकारी तक नहीं निकाल पाए और अब दूसरा मौका मांग रहे हो। तभी सामने बड़ी सीट पर बैठा आदमी बोलता है, अगर इस बार भी फेल हुए तो अगला मौका नहीं मिलेगा। वो आदमी तुरंत झुककर कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है पेडियम कैसल के ट्रेनिंग हॉल में। यहाँ ओल्ड मैन फेरगस अंदर आते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी मास्टर। लेकिन तभी माना से बनी रस्सी हवा में निकलती है, पास रखी तलवार को पकड़ती है और वापस पीछे लौट जाती है। एमसी उस तलवार को पकड़ लेता है और उसे घुमाते हुए कहता है, हाँ अब ये काफी बेहतर है। फिर वो फेरगस की तरफ देखकर पूछता है, तो ओल्ड मैन कैसे आना हुआ? फेरगस हिचकते हुए कहते हैं, मैं बस पूछना चाहता था, आपने अभी जो किया वो कैसे? तब एमसी मुस्कुराकर दिखाता है, इसे कहते हैं माना थ्रेड। मैं माना को रस्सियों की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मन में सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में ये बहुत आसान था, लेकिन अभी मेरी माना लेवल कम है, इसलिए मुझे 3rd कोर यूज करना पड़ता है। फिर सोचता है, लेकिन अगर मैं कम माना से बनी रस्सियों को बार बार यूज करूं तो कम एनर्जी में भी ये टेक्निक काम करेगी। उधर फेरगस हैरानी से कहते हैं, मैंने इतने साल माना की ट्रेनिंग की लेकिन ऐसी स्किल कभी नहीं देखी। फिर मन में सोचते हैं, कुछ दिन पहले तक तो ये माना यूज भी नहीं कर पाता था। लेकिन तभी एमसी बोलता है, छोड़ो ये सब, तुम यहाँ आए क्यों थे? फेरगस झुककर कहते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था।
यंग लेडी को बचाने के लिए। एमसी जवाब देता है, ये तो वो चीज़ थी जो मुझे करनी ही चाहिए थी। फिर वो कहता है, चलो अब खाना खाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एमसी सोच रहा होता है फेस्टिवल खत्म हो चुका है और ये होना ही था, क्योंकि गार्ड नाइट्स ने यंग लेडी को बेचने की कोशिश की थी। तभी एलेना गुस्से में कहती है, सब लोग सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हें जाकर सच बताना चाहिए। लेकिन एमसी शांत होकर कहता है, कोई भरोसा करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उधर मेड गुस्से में बोलती है, वो जैमिल और फिलिप, वो लोग तो जानवर निकले। लेकिन एमसी मन में सोच रहा होता है, मैंने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझे जल्दी अपनी मिलिट्री फोर्स बढ़ानी होगी। तभी मेड खाना लेकर आती है। एमसी उसे देखकर सोचता है, और इसके लिए मुझे राजनीति में भी उतरना पड़ेगा। लेकिन जब वो खाना देखता है तो हैरान रह जाता है। ब्रेड? फिर बेलिंडा से पूछता है, हमें नाश्ते वाला खाना क्यों दिया जा रहा है? तभी बाहर से लोगों की तेज आवाजें आने लगती हैं, कंपनसेशन कंपनसेशन। लोग कैसल के बाहर चिल्ला रहे होते हैं कि फेस्टिवल रुकने की वजह से उनका नुकसान हुआ है। गार्ड्स उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एमसी खिड़की से बाहर देखकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? तब बेलिंडा बताती है, हमारी कंट्री पूरी तरह फेस्टिवल की कमाई पर टिकी है। पिछले साल बहुत प्रॉफिट हुआ था, इस बार फेस्टिवल कैंसिल हो गया, इसलिए सब गुस्से में हैं। एमसी गंभीर होकर सोचता है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लोग और ज्यादा उग्र हो जाएंगे। फिर वो फेरगस से कहता है, अपने सोल्जर्स भेजो नीचे। लेकिन फेरगस जवाब देते हैं, हमारे पास एक भी सोल्जर नहीं है। एमसी चौंक जाता है। तब फेरगस बताते हैं कि सारे सोल्जर्स ऑर्क अटैक के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेजे गए हैं। एमसी दांत भींचते हुए सोचता है, ना पैसे हैं ना सोल्जर्स। पेडियम की हालत तो पूरी तरह खराब है। फिर बेलिंडा से कहता है, तो मेरे पैसे इस्तेमाल करो। लेकिन बेलिंडा तुरंत बोलती है, आपके पास कोई पैसे नहीं बचे, आपकी पॉकेट मनी बंद हो चुकी है। एमसी हक्का बक्का रह जाता है, तो मैं पूरी तरह ब्रोक हूं? फिर बेलिंडा हंसते हुए कहती है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। एमसी सिर पकड़ लेता है, ना पैसा ना सेना, आखिर हमारे पास है क्या? फिर मन में सोचता है, भले मुझे भविष्य पता हो, लेकिन बिना पैसों के मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे जल्दी कोई तरीका ढूंढना होगा। और तभी दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आकर कहता है, यंग मास्टर। एमसी उसकी तरफ देखकर पूछता है, रिकार्डो क्या हुआ? और वो घबराकर जवाब देता है, केन आपसे मिलना चाहता है। तो गाइस, अब सीन सीधे शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कोई उसे बुरी तरह पीट चुका था। उसी समय एमसी भी वहां गेट के पास पहुंच चुका होता है। कमांडर उसे देखते ही टूटी आवाज में कहता है, यंग मास्टर। एमसी उसकी हालत को देख ही रहा होता है कि तभी सामने खड़ा विशाल शरीर वाला आदमी मुस्कुराते हुए आगे आता है। वो सीधे एमसी के सामने रुककर कहता है, तो आखिर तुम यहां आ ही गए, गिस्लिन। एमसी बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहता है। तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। मुझे ये चेहरा याद है, ये लॉगिस फैमिली का वारिस है, केन लॉगिस, हमारी फैमिली का सहयोगी और कभी मेरा इकलौता दोस्त, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा दुश्मन भी। केन आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए एमसी के करीब आता है। पीछे खड़ा रिकार्डो जल्दी से बताने लगता है कि यहाँ क्या हुआ था। हमें रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ कोई आदमी भारी हंगामा कर रहा है। जब हम पहुंचे तो यहाँ केन और उसका स्क्वाड नाइट पहले से मौजूद थे। उसने हमें पहचान लिया और तुरंत आपके बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछने लगा। कमांडर ने भी आपके बारे में सारी बातें सच सच बतानी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने कहा कि आपने बिना ट्रेनिंग के कई ऑर्क मॉन्स्टर मार दिए और ट्रेडर नाइट्स को अपने हाथों से खत्म कर दिया, केन अचानक भड़क गया। उसने कमांडर का चेहरा पकड़कर कहा, लोगिस फैमिली के वारिस के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और उसके बाद जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। ये सब सुनकर केन हंसते हुए कहता है, अगर तुम कहानी सुना ही रहे हो तो कम से कम सच तो बताओ। ये आदमी मुझे कह रहा था कि जिस लड़के ने कभी ट्रेनिंग तक नहीं ली उसने इतने मॉन्स्टर अकेले मार दिए। मैंने बस इसे हकीकत का एहसास करवाया है। अगर ये शुरू से झूठ नहीं बोलता तो इसकी ये हालत नहीं होती। एमसी फिर भी कुछ नहीं बोलता। वो बस चुपचाप केन को देखता रहता है। उसके मन में ख्याल आता है, केन हमेशा ऐसा ही था, मुझे अपने अधीन समझता था, जहां भी जाता मुसीबत खड़ी कर देता। लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो लॉगिस फैमिली का वारिस था। लोग उसकी बहादुरी और कॉन्फिडेंस की तारीफ करते थे, जबकि मेरी तुलना हमेशा उससे की जाती थी। केन मुस्कुराकर कहता है, अजीब बात है, पहले तो तुम मुझे देखते ही लड़ने दौड़ पड़ते थे, लेकिन आज बस खड़े होकर घूर रहे हो। तभी कहानी कुछ समय पहले की तरफ चली जाती है। लॉगिस कंट्री में केन एक रहस्यमयी जज जैसे आदमी के सामने खड़ा था। वो आदमी कहता है, अगर तुम गिस्लेन को खत्म करने में कामयाब हो गए तो पूरी लॉगिस फैमिली को ऊंचे घरानों का समर्थन मिलेगा। केन शांत खड़ा रहता है, फिर बोलता है, किसी बदमाश को हटाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गिस्लेन भी एक वारिस है, मैं उसे सीधे कैसे मारूं? रोब पहने आदमी मुस्कुराकर जवाब देता है, हम उसे डुएल के लिए उकसाएंगे, सबके सामने ऐसा माहौल बनाएंगे जैसे लड़ाई के दौरान कोई दुर्घटना हो गई हो। देखने वालों को लगेगा कि ये सिर्फ दो वारिसों के बीच का झगड़ा था। मैं खुद तुम्हारे साथ स्क्वाड नाइट बनकर रहूंगा और हालातों को लड़ाई तक पहुंचाऊंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद केन कहता है, तो मुझे अपने ही कजिन को मारना होगा। फिर उसके मन में एक और ख्याल आता है, कहीं ये लोग उसे इसलिए हटाना तो नहीं चाहते क्योंकि वो पहले से बदल चुका है?
वापस वर्तमान में आते ही केन एमसी को आवाज देता है, हे गिसलेन, आखिर वहां क्या कर रहे हो? एमसी उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या मतलब? केन सीढ़ियों पर बैठते हुए कहता है, मैं यहां आया हूं तो जल्दी से सारी तैयारी करो। एमसी पूछता है, किस चीज की तैयारी? केन हंसकर जवाब देता है, सुना है फेस्टिवल बीच में बंद हो गया, चलो थोड़ा मजा करते हैं। जब भी मैं यहां आता हूं तुम हमेशा लड़कियां और शराब का इंतजाम करते हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्त? एमसी के दिमाग में पुरानी बातें घूम जाती हैं। ये हर बार मुझसे यही सब करवाता था। मैं सिर्फ इसकी मार से बचने के लिए मान जाता था, लेकिन अब नहीं। उसे ब्लिंडा की कही बात भी याद आती है। लॉर्ड ने तुम्हें पैसे भेजना बंद कर दिया है क्योंकि तुम लगातार उन्हें बर्बाद करते रहते हो। तभी एमसी के चेहरे पर मुस्कान आती है। तो ये था मेरे पैसों का असली गड्ढा। उधर केन चिल्लाता है, गिसलेन, सुन भी रहे हो या नहीं? जल्दी से सब लेकर आओ। एमसी शांत स्वर में कहता है, हाँ मैं सब लेकर आ सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरा कर्ज चुका दो। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। केन भौहें सिकोड़कर पूछता है, कर्ज? कौन सा कर्ज? एमसी कहता है, इतने समय से जो भी तुम मांगते रहे उसका पैसा मैंने दिया, अब सब वापस चाहिए, ब्याज समेत कुल 1000 गोल्ड। केन की आंखें फैल जाती हैं। 1000 गोल्ड? तुम्हारा खर्चा 100 गोल्ड से ज्यादा नहीं होगा, और तुम ये सब दोस्ती में करते थे। एमसी ठंडे चेहरे से जवाब देता है, दोस्ती गई भाड़ में। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, जल्दी पैसे दो वरना आज मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। उसकी बातें सुनकर चारों तरफ खड़े लोग दंग रह जाते हैं। रिकार्डो भी घबरा कर कहता है, यंग मास्टर, आप आखिर कह क्या रहे हैं? केन धीरे धीरे उठकर उसके सामने आता है। अब तुम बहुत बहादुर बनने लगे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें फैल गई हैं। तुम अब भी वही परजीवी हो जिसे पूरा नॉर्थ बदमाश कहता है। इतना कहकर वो अचानक मुक्का मार देता है, लेकिन एमसी बिना घबराए साइड में हट जाता है। केन लगातार वार करता है और एमसी हर अटैक आराम से डॉज करता जाता है। तभी एमसी घूमकर एक मुक्का उसके पेट में जड़ देता है। केन चौंक जाता है। अगले ही पल एमसी दूसरा पंच उसके चेहरे की तरफ मारता है। केन उसे हाथ से रोक लेता है, लेकिन एमसी की नजरें बिल्कुल शांत रहती हैं। फिर अचानक केन दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसका स्क्वाड नाइट घबराकर चिल्लाता है, यंग मास्टर। एमसी ठंडे स्वर में कहता है, ड्रामा बंद करो, मुझे पता है तुमने मेरा वार ब्लॉक कर लिया था। आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। क्या गिसलेन ने सच में केन को मारा? किसी ने ठीक से देखा क्या? उधर रोब पहना आदमी धीरे से मुस्कुराता है, कमाल, अब सबको लगेगा गलती गिसलेन की थी। डुअल के लिए इतना काफी है। केन अपने कोट से एक दस्ताना निकालता है। ये सही मौका है कमजोर पड़ती पेडियम फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करने का। लेकिन उससे पहले ही एमसी अपना दस्ताना उसके चेहरे पर दे मारता है। मैं तुम्हें डुअल के लिए चुनौती देता हूं, केन लॉगेस। ये देखकर खुद केन भी हैरान रह जाता है। एमसी ऊंची आवाज में कहता है, तुमने एक वारिस की बेइज्जती की, मेरे कमांडर पर हमला किया और नोबल्स का सम्मान मिट्टी में मिलाया। अब पीछे तो नहीं हटोगे ना? कुछ पल चुप रहने के बाद केन हंस पड़ता है। मुझे पता था तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतने बड़े मूर्ख हो गए ये नहीं सोचा था। ठीक है, मैं तुम्हारा डुअल स्वीकार करता हूं, मर जाओ तो पछताना मत। एमसी मुस्कुराता है और तुरंत रिकार्डो को बुलाता है। कासल के बाहर जो सारे मर्चेंट्स बैठे हैं उन्हें यहां बुलाओ। रिकार्डो चौंक जाता है। क्या? एमसी अपने हाथ खुजलाते हुए कहता है, आज मैं उन सब के लिए बहुत पैसा कमाने वाला हूं। फेस्टिवल रद्द होने की वजह से सारे टूरिस्ट और व्यापारी पहले ही गुस्से में थे। तभी अचानक ये खबर फैलती है कि 2 वारिसों के बीच डुअल होने वाला है। देखते ही देखते पूरा मैदान भीड़ से भर जाता है। चारों तरफ आवाजें गूंजने लगती हैं। मैं केन पर पैसा लगाता हूँ, गिसलेन की हार तय है, ये बदमाश आज मरेगा। कुछ ही देर में वहां छोटा सा बाजार लग जाता है। लोग खाने पीने और सट्टे के स्टॉल खोल देते हैं। केन गुस्से में अपनी तलवार जमीन पर मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस डुअल को बाजार बना देने की? फिर वो ठंडी नजरों से कहता है, सुन लो, अगर तुम बीच लड़ाई में सरेंडर भी कर दो तब भी मेरी तलवार नहीं रुकेगी। ये सुनकर एमसी सोचने लगता है, तो यही इन लोगों का असली मकसद है। उधर केन के साथ आया आदमी चिल्लाता है, रुको, इस तरह बेटिंग ठीक नहीं होगी, किसी ने भी गिसलेन पे पैसा नहीं लगाया। भीड़ हंसने लगती है। उस बदमाश पे कौन दांव लगाएगा? उसके जीतने का कोई चांस नहीं। केन मुस्कुराकर चिढ़ाता है, देखा, मार्केट भी तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। तभी अचानक एक भारी थैली सामने आकर गिरती है। सब मुड़कर देखते हैं। वो कमांडर था। मैं ड्यूक गिसलेन पर दांव लगाता हूँ। इसके तुरंत बाद एक और बड़ी थैली आती है। इस बार वहां खड़ी थी एमसी की बहन एलेना। मैं अपने बड़े भाई पर बैट लगाती हूँ। भीड़ दंग रह जाती है। लेडी एलेना भी गिसलेन पर भरोसा कर रही हैं। एमसी भी पहली बार सच में चौंक जाता है। फिर आखिरकार डुअल शुरू होता है। एमसी अपनी तलवार निकालकर घुमाता है और सामने पॉइंट कर देता है। तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए पहले हमला करने का मौका तुम्हें देता हूं। केन ताना मारते हुए कहता है, अब बड़े भाई बनने की एक्टिंग करने में बहुत देर नहीं हो चुकी? स्टार्ट। आवाज गूंजते ही केन बिजली की स्पीड से हमला करता है। उसकी विशाल तलवार हवा चीरते हुए एमसी पर टूट पड़ती है। वार इतना भारी था कि एमसी भी थोड़ा चौंक जाता है। केन लगातार हमला करता जाता है। हर वार में दबाव बढ़ता जाता है। भीड़ चिल्लाती है, गिसलेन एक भी वार नहीं झेल पाएगा। केन मुस्कुराता रहता है।
तुम हमेशा भागने में अच्छे थे। वो तलवार घुमाकर एमसी को ऊपर हवा में उछाल देता है। सबको लगता है लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल एमसी हवा में अपने शरीर को संभालकर दोबारा स्टेज पर उतर आता है। केन की आंखें फैल जाती हैं। एमसी गहरी सांस लेकर कहता है, तुम बहुत घमंडी हो। सिर्फ ताकत दिखाने से कोई सबसे मजबूत नहीं बन जाता। अब मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। अगले ही पल वो केन की तलवार पर किक मारता है और हवा में घूमते हुए लगातार वार करने लगता है। उसकी तलवार इतनी तेजी से चलती है कि केन संभल नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में उसकी गर्दन और शरीर पर कई कट लग जाते हैं। भीड़ दंग रह जाती है। गिसलिन सच में बदल गया है। कहीं वो जीतने वाला तो नहीं? केन अपने घावों को देखकर सोचता है, ये सारे कट जानलेवा नहीं है। वो चाहता तो मुझे गंभीर चोट पहुंचा सकता था। तभी एमसी अपनी तलवार फेंक देता है। इतने छोटे स्किल गैप के साथ अच्छी एंटरटेनमेंट नहीं मिलती। अब मैं निहत्थे लड़ूंगा। ये सुनकर केन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एमसी अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, चलो हैंड टू हैंड फाइट करते हैं, और साथ में मैं 2000 गोल्ड की और बेट लगाता हूँ। भीड़ फिर शोर मचाने लगती है। केन हंस पड़ता है, तुम मुझे खाली हाथ हराओगे? लेकिन अगले ही पल वो खुद तलवार उठाकर कहता है, मैं तो तलवार ही इस्तेमाल करूंगा। एमसी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हें समझाने के लिए मेरे मुक्के ही काफी होंगे। केन तेजी से हमला करता है। एमसी बॉक्सिंग स्टांस लेकर उसके बीच घुस जाता है। पहले उसके पैर पर मुक्का, फिर अगले ही पल नीचे से सीधा अपरकट उसके चेहरे पर। धड़ाम! केन घुटनों पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून टपकने लगता है। भीड़ चिल्ला उठती है, क्या जबरदस्त पंच था! गिसलिन सच में जीत सकता है। एमसी ठंडी आवाज में कहता है, उठो, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। इसके बाद केन पागलों की तरह लगातार तलवार घुमाने लगता है, लेकिन एमसी हर वार बचाते हुए उसके हाथ पकड़ लेता है, उन्हें मोड़ देता है और फिर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है, एक के बाद एक, लगातार, बिना रुके। इतने घूंसे पड़ते हैं कि केन का चेहरा पहचान में नहीं आता। आखिरकार वो पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। एमसी उसके बाल पकड़कर कहता है, मुझे तुम्हारे पिता पर दया आती है। काउंट लॉगेस ने हमारी फैमिली की मदद की थी क्योंकि वो मेरे पिता के दोस्त थे, लेकिन उनका बेटा, केन की आंखों में पुरानी यादें घूम जाती हैं। उसे अपने पिता की आवाज़ याद आती है। हम पेडियम फैमिली की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए नहीं होती। वर्तमान में वापस आकर केन देखता है कि एमसी का आखिरी मुक्का उसके चेहरे से कुछ इंच दूर रुक गया है। एमसी धीरे से कहता है, लगता है अब तुमने काफी कुछ सीख लिया है। फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है, चलो अब उठ जाओ। केन अपनी हार स्वीकार करता है और केन के मुंह से ये बातें सुनते ही वहां मौजूद पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। यहां तक कि केन के साथ आए वो लोग भी जो एमसी को हराने आए थे अवाक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल पूरा एरिना शोर से गूंज उठता है, यंग मास्टर गिसलन जीत गए! वाह, मेरी तो बेट लग गई! ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे पैसे डूब गए! हर तरफ लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे होते हैं। वहीं एमसी की छोटी बहन खुशी से उछल पड़ती है और जोर से बोलती है, बिग ब्रदर जीत गए! उधर केन के साथ आया आदमी गुस्से में उसके पास भागते हुए आता है और उसके कान के पास चिल्लाता है, आखिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़े पीछे थे? मैंने तुम पर भरोसा किया था। केन हल्का सा सिर घुमाकर ठंडी आवाज में कहता है, बस करो, यहां सब खत्म हो चुका है, चलो यहां से। उसकी बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी पीछे से एमसी की आवाज आती है, तो अब जबकि सब खत्म हो चुका है, मुझे वो काम भी कर लेना चाहिए जिसके लिए मैं यहां आया था। ये सुनकर सामने वाला आदमी घबरा जाता है, क्या मतलब तुम्हारा? तभी एमसी जोर से पूरी ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहता है, सुनिए सब लोग, यहाँ मौजूद इस महान व्यक्ति ने खुद आगे आकर वॉलंटियर किया है कि आज यहाँ मौजूद हर इंसान के खाने पीने का खर्चा ये उठाएगा। बस फिर क्या था? भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, मीट और ड्रिंक्स! कितने समय बाद ऐसी दावत मिलेगी? यंग लॉर्ड तो कमाल है! उधर वो आदमी पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अभी के अभी अपनी बात वापस लो। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, इसे हार की कीमत कहते हैं, कम से कम इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। फिर उसका कंधा नीचे दबाते हुए आगे बोलता है, और हाँ, ये मत सोचना कि इस दावत का पैसा बेट वाले गोल्ड से जाएगा। तुम्हें अलग से 2000 गोल्ड देने होंगे, और उन 1000 गोल्ड को मत भूलना जो हमारी पहले वाली शर्त में तय हुए थे। अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम याद रखना। एमसी की आंखों में दिख रहा दबाव देखकर वो आदमी कांप उठता है और झुककर बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद एमसी वहां से निकल जाता है। अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है कैसल में गिसलन के कमरे की तरफ। वहां लड़ाई में जीते गए गोल्ड से भरा एक बड़ा सा बॉक्स उसके सामने रखा होता है। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। इतने पैसों से तो छोटी मोटी सेना हायर की जा सकती है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है। मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, और उसके लिए मुझे जल्द ही एक बिजनेस शुरू करना होगा। उसके पास खड़ी ब्लिंडा और उसकी छोटी बहन मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती हैं। गिसलन उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या चाहिए तुम दोनों को? उसकी बहन उत्साह से पूछती है, बिग ब्रदर, इतने सारे पैसे आखिर कहाँ खर्च करने वाले हो? गिसलन उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? वो हंसते हुए जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। तभी ब्लिंडा मुस्कुराकर कहती है, ये तो साफ है कि ये पैसा कहाँ जाने वाला है। गिसलन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। ब्लिंडा आगे बोलती है, जल्द ही लेडी अमेलिया का बर्थडे आने वाला है। तुमने इतना बड़ा शो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम उन्हें बहुत महंगा गिफ्ट देना चाहते हो, है ना? उसकी बहन तुरंत बोल पड़ती है, ओह,
तो ये सब अपनी फ्यूंसे के सामने अच्छा दिखने के लिए था। ये सुनकर गिसलन चौंक जाता है। मेरी फ्यूंसे? ब्लिंडा हंसते हुए कहती है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। उसकी बहन भी बोलती है, हम लोग अमेलिया रेफोल्ड की बात कर रहे हैं। बस अमेलिया का नाम सुनते ही गिसलन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके दिमाग में पिछले जीवन की यादें घूमने लगती हैं। अमेलिया रेफोल्ड, एक ऐसी नोबल जिसे लोग उसकी दयालुता और अच्छे स्वभाव के लिए जानते थे। हर स्टेटस के लोगों के साथ बराबरी से पेश आने वाली लड़की, जिसे जनता का अपार समर्थन मिला था। लेकिन बाद में उसी लड़की को लोग नॉर्थ की विच के नाम से जानने लगे। उसने डेल्फिन डची के साथ हाथ मिलाकर पेडियम के पतन में सबसे बड़ा रोल निभाया था। एक गद्दार गिसलन हल्की मुस्कान के साथ ब्लिंडा से पूछता है, फादर कब तक लौटेंगे? ब्लिंडा सोचते हुए जवाब देती है, शायद 1 हफ्ता लग जाए। 1 हफ्ता काफी है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। पीछे से ब्लिंडा जल्दी से पूछती है, लेकिन आप अभी रेफोल्ड क्यों जा रहे हैं? अभी तो बर्थडे भी नहीं आया। गिसलन पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, उससे पैसे लेने। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रेफोल्ड टेरिटरी की तरफ। तेज हवा में एक लड़की के लंबे बाल लहरा रहे होते हैं। वो अपने सामने खड़ी एक गरीब बच्ची के सामने सैंडल रखती है और नरम आवाज में कहती है, लो इसे पहन लो। वो बच्ची कांपती आवाज में कहती है, लेडी अमेलिया। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अमेलिया ही है। अमेलिया मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरी टेरिटरी में कोई नंगे पैर चलेगा तो मुझे शर्म आएगी। फिर वो पीछे खड़े सैनिकों से आदेश देती है, इन लोगों के खाने और रहने का इंतजाम तुरंत करो। जी माय लेडी। सभी नाइट्स तुरंत तैयारियों में लग जाते हैं। वहां मौजूद लोग ये सब देखकर भावुक हो जाते हैं और अमेलिया का धन्यवाद करने लगते हैं। इसके बाद अमेलिया खुद नंगे पैर वापस लौटने लगती है। अगला सीन उसके गार्डन में शिफ्ट होता है। वहां उसका स्क्वायर नाइट उसके पैर धो रहा होता है। उसका नाम था बेनफ। वो सम्मान से कहता है, आज आपने बहुत महान काम किया माय लेडी। अमेलिया अपनी बिल्ली को सहलाते हुए कहती है, मेरे पिता हमेशा चाहते हैं कि लोग आदेश माने, लेकिन आम लोग उसी के पीछे चलते हैं जो उन्हें अच्छा रखे और पेट भर खाना दे। बेनफ मुस्कुराकर कहता है, इसी वजह से लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं। भविष्य में सक्सेसर की लड़ाई में ये आपके बहुत काम आएगा। अमेलिया चुप रहती है, फिर अचानक अपना पैर सीधे उसके चेहरे पर रख देती है। तो बताओ, नॉर्थ से आए उस क्रूर शॉट्समैन के साथ डुअल में क्या हुआ था? बेनफ तुरंत झुककर माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर मैं वहां जीत जाता तो सबकी नजरें आप पर आ जाती। अभी सही समय नहीं है आपकी असली ताकत दिखाने का। वो उसके पैर को चूमते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपकी तलवार हूं। अमेलिया ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें मजबूत बनाने में मैंने बहुत खर्च किया है, इसलिए तुम्हें कमजोर होने की इजाजत नहीं है। फिर वो पूछती है, मर्चेंट गिल्ड का क्या हाल है? बेनफ जवाब देता है, अगर आप एटीएम मर्चेंट गिल्ड की बात कर रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में जो आउटपोस्ट बनाया गया था वो हमलों में आधा तबाह हो चुका है। अब वहां का सारा सामान हमारे गिल्ड से खरीदा जा रहा है। धीरे धीरे हम वो सारे पैसे वापस निकाल लेंगे जो हर साल पेडियम को सपोर्ट फंड के नाम पर भेजे जाते थे। वो आगे कहता है, और हम उन सैनिकों को भी भर्ती कर रहे हैं जो पेडियम छोड़कर आ रहे हैं। उनमें से कई बारबेरियन ट्राइब से लड़ चुके हैं, यानी काफी अनुभवी हैं। अमेलिया संतुष्ट होकर कहती है, अच्छा है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। फिलहाल हमें खुद को सिर्फ एक मामूली मर्चेंट गिल्ड की तरह दिखाना है। जब तक हमारी ताकत पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, हमारी असली पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। तभी एक बटलर अंदर आता है। माफ कीजिए माय लेडी, लिकैन गेट से खबर आई है। बेनफ गुस्से में बोलता है, लेडी आराम कर रही हैं, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बटलर घबराकर जवाब देता है, यंग लॉर्ड गिसलन यहाँ आए हैं और वो आपसे मर्चेंट गिल्ड के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही अमेलिया और बेनफ दोनों चौंक जाते हैं। अगला सीन विजिटर रूम में शिफ्ट होता है, जहां गिसलन और अमेलिया आमने सामने बैठे होते हैं। गिसलन मुस्कुराकर कहता है, हेलो अमेलिया, लेकिन अमेलिया कोई जवाब नहीं देती। उसकी बिल्ली बस गुर्राने लगती है। अमेलिया ठंडी आवाज में कहती है, बिना बताए यहाँ चले आना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखाए गए? गिसलन आराम से जवाब देता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो सोचा पहले ही गिफ्ट दे दूं। ये कहते हुए वो टेबल पर फूल रख देता है। रास्ते में मर्चेंट गिल्ड से खरीदा था, इसकी खुशबू काफी अच्छी है, शायद अब से मैं वहीं से फूल खरीदा करूंगा। क्या नाम था उनका? हाँ, डार्कडियम मर्चेंट गिल्ड। बस इतना सुनते ही अमेलिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो उठते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन गिफ्ट मिल चुका है तो अब मैं चलती हूँ। तभी गिसलन की आवाज अचानक भारी हो जाती है, बैठो अमेलिया रेफोल्ड। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि अमेलिया खुद कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। ये क्या था? इतनी प्रेशर वाली आवाज, और वो भी उस लड़के से जो हमेशा मेरे सामने डरता था। गिसलन आराम से चाय उठाता है और कहता है, चलो सीधी बात करते हैं, मुझे 10,000 गोल्ड चाहिए। अमेलिया अविश्वास से उसे देखती है, तुम अचानक यहां आते हो और सीधे अपनी फ्यूंसे से इतने पैसे मांगते हो? गिसलन चाय नीचे रखते हुए कहता है, इससे फादर का कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे चाहिए बस। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, वैसे भी तुम्हारा कभी मुझसे शादी करने का इरादा नहीं था, सही कह रहा हूं ना? अमेलिया चुपचाप उसे घूरती रहती है। गिसलन आगे बोलता है, मान लो अगर तुम इस जगह की लॉर्ड बन गई तो तुम्हारे सारे प्लान पूरे हो सकते हैं,
लेकिन अगर दुनिया को यह पता चल गया कि तुम छिपकर अपनी ताकत बढ़ा रही हो तो सक्सेसर की लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये सुनते ही अमेलिया की बिल्ली जोर जोर से फुफकारने लगती है। अमेलिया धीमे स्वर में कहती है, यंग लॉर्ड गिस्लन, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। गिस्लन मुस्कुराता है, चिंता मत करो, अगर मैं इस कमरे से सुरक्षित बाहर निकल गया तो ये राज मेरे साथ ही रहेगा। अमेलिया धीरे से बोलती है, ओह ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत बेनफ को बुलाती है। अगले ही पल बेनफ कमरे के अंदर आ जाता है। काफी समय बाद मुलाकात हुई लॉर्ड गिस्लन। उसे देखकर गिस्लन मन ही मन सोचता है, बेनफ, अमेलिया का सबसे भरोसेमंद आदमी, एक ऐसा योद्धा जिसकी क्षमता नॉर्थ के टॉप शॉट मास्टर्स से तुलना की जा सकती है। फिर गिस्लन मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं यहां मर गया तो दोनों टेरिटरी के बीच युद्ध छिड़ सकता है। क्या तुम लोग उसका सामना कर पाओगे? अमेलिया बिना झिझक जवाब देती है, बिल्कुल। फिर वो ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, हम दुनिया को बताएंगे कि एक बदमाश यहां घुस आया था जिसने हंगामा मचाया और आखिरकार हमारे स्क्वायर नाइट के हाथों मारा गया। इसके बाद वो बेनफ की तरफ देखते हुए आदेश देती है, मार दो इसे। स्कॉट नाइट ने धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जैसी आपकी इच्छा माय लेडी। उसकी बात सुनकर भी गिस्लन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो मन ही मन बोला, अगर तुम लोग इस तरह खेलना चाहते हो तो ठीक है। उसने भी अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, लगता है अब मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। कमरे के अंदर अचानक तनाव भर गया। दोनों आमने सामने खड़े हो गए, लड़ाई के लिए तैयार। स्कॉट नाइट हल्की मुस्कान के साथ गिस्लन को घूर रहा था, लेकिन गिस्लन को उसके चेहरे का वो भाव अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और तभी अचानक उस नाइट के पीछे खड़ा आर्मर टूटकर फट गया और उसके अंदर छिपा एक आदमी बिजली जैसी रफ्तार से बाहर निकला। उसने सीधे तलवार घुमाकर उस सोफे पर वार किया जहां अभी कुछ सेकंड पहले गिस्लन बैठा था। उसी पल गिस्लन ने पूरी ताकत से उठकर उसके सीने पर एक भयंकर लात जमा दी। लात इतनी जबरदस्त थी कि वो आदमी सोफे समेत उड़ता हुआ सीधे खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरा। ये नजारा देखकर स्कॉट नाइट और अमेलिया दोनों दंग रह गए। गिस्लन ने तलवार घुमाते हुए ताना मारा, वाह, पहले इतनी शालीनता दिखा रहे थे और फिर अचानक सरप्राइज अटैक। सच में क्या घटिया मेहमाननवाजी है। इतना कहकर उसने सीधे स्कॉट नाइट पर हमला कर दिया और बोला, क्या रेफोल्ड के लोगों को चिवैलरी का मतलब भी नहीं पता? मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? नाइट ने उसकी तलवार रोकते हुए शांत स्वर में कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी लॉर्ड गिस्लन। बिना बताए यहां घुस आना, आते ही पैसों की मांग करना। आपने खुद अपने व्यवहार के बारे में जरा भी नहीं सोचा। ऐसे आदमी के साथ सम्मान से बात करने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने गिस्लन की तलवार को अपने हाथ से मोड़कर पकड़ लिया और उसी समय पलटवार कर दिया। गिस्लन फुर्ती से साइड में हट गया, फिर घूमकर उसकी तलवार पर जोरदार किक मारी और तुरंत उसकी छाती पर दूसरी लात जड़ दी। दोनों एक दूसरे से दूर जा खड़े हुए। स्कॉट नाइट मन ही मन सोचने लगा, मैंने सुना था कि यंग लॉर्ड गिस्लन सिर्फ बातें बनाता है, उसके पास असली स्किल नहीं है, लेकिन इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा। उसी समय पीछे से अमेलिया गुस्से में चिल्लाई, बेनाफ, तुम कर क्या रहे हो? और वो भी इस घटिया गुंडे के सामने जो कुछ भी नहीं जानता। माय लेडी। नाइट कुछ बोलने ही वाला था कि अमेलिया और जोर से बोली, अगर खुद को मेरा स्वॉर्ड मानते हो तो अभी इसी वक्त इसका सिर मेरे सामने लाकर रख दो। उसकी बात सुनकर नाइट कुछ पल शांत रहा, फिर उसने तलवार सामने करते हुए कहा, मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आओ। गिस्लन हंस पड़ा, तुम तो बस एक स्कॉट नाइट हो, मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाइट की आंखों में हल्का गुस्सा चमका, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आसान बना रहा था, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और अगले ही पल वो इतनी तेजी से गायब हुआ कि गिस्लन पलक झपकते ही उसे अपने सामने देखकर चौंक गया। उसने तुरंत साइड में हटकर वार से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके गाल पर हल्का कट लग गया। गिस्लन मन में बोला, यह आदमी बहुत तेज है। उधर नाइट पूरी एकाग्रता के साथ लगातार वार पर वार किए जा रहा था। उसकी तलवार हवा चीरती हुई हर दिशा से गिस्लन को निशाना बना रही थी, लेकिन गिस्लन भी हर अटैक को एक एक करके ब्लॉक कर रहा था। दोनों को बराबरी से लड़ते देखकर अमेलिया अविश्वास में बोली, गिस्लन, जिसे लोग सिर्फ एक गुंडा कहते हैं, वो बेनाफ के सामने बराबरी से कैसे लड़ सकता है? लेकिन नाइट ने फिर सीधा हमला किया। इस बार गिस्लन ने उसकी तलवार को साइड में धकेलकर अपनी तलवार के गार्ड में फंसा लिया और बिजली जैसी रफ्तार से उसकी गर्दन तक पहुंच गया। नाइट थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाकर गिस्लन की तलवार को जकड़ लिया और दूसरी तलवार से पलटवार कर दिया। गिस्लन फिर पीछे हटकर बच गया। फिर वही मूव। गिस्लन बुदबुदाया। वो अपनी तलवार छुड़ाने के लिए पहले जैसा मूव करने ही वाला था कि अचानक नाइट के आसपास जबरदस्त माना इकट्ठा हो गया। उसने गिस्लन की चाल रोक दी और बोला, यह ट्रिक दूसरी बार काम नहीं करेगी। इतना कहते ही उसने गिस्लन को जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन से टकराते ही गिस्लन के पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया, लेकिन नाइट ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और फिर से हमला कर दिया। गिस्लन ने तुरंत अपनी टांग उसकी तलवार पर रखी और पीछे की तरफ पलटी मारकर दूरी बना ली। तो इसने मुझे माना से रोका, गिस्लन ने सोचा। नाइट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, यंग लॉर्ड गिस्लन, आपके बारे में जो सुना था आप उससे काफी अलग हैं। अब समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि किसी इंसान की असली पहचान उससे लड़ने के बाद ही पता चलती है। उसने गिस्लन की तलवार की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप किसी स्कूल में सीखी हुई नहीं लगती। ये असली युद्धों में निखरी हुई कला है
क्या तुम बारबेरियन से लड़ते रहे हो या फिर तुमने उनका स्टाइल अपना लिया है? वो आगे बोला, ऐसी तकनीकें कैओटिक बैटलफील्ड में काम आ सकती हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं। तुम्हारा अंत यहीं होगा। गिसलन गहरी सांस लेते हुए मन में सोच रहा था। पतली ब्लेड की लगातार थ्रस्टिंग, हर वार सीधे सिर को निशाना बना रहा है। इससे दूरी और टाइमिंग का अंदाजा बिगड़ जाता है और क्लोज रेंज में साइज का फर्क इसे और मुश्किल बना देता है। सच कहूं तो अभी मुझे इससे लड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी माना की रस्सी एक्टिव की। नाइट के पीछे गिरी तलवार अचानक हवा में उठी और माना की रस्सी से बंधकर तेज रफ्तार में उसकी तरफ उड़ गई। माना स्ट्रिंग! नाइट चौंक पड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। तलवार का पिछला हिस्सा सीधे उसके सिर पर लगा। उसी समय गिसलन भी उसके सामने पहुंच गया और पूरी ताकत से घुटना उसके चेहरे पर दे मारा। क्रैक! नाइट की नाक टूट गई। वो हैरान रह गया, इसने अभी क्या किया? पीछे से अमेलिया चीखी, बेनाफ! गिसलन ने ऊपर से तलवार पकड़कर फिर जोरदार वार किया, लेकिन नाइट ने किसी तरह तलवार रोक ली और झटके से गिसलन को दूर धकेल दिया। फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, माय लेडी, आपको यहां से तुरंत जाना होगा। अब मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं पूरी ताकत लगाने वाला हूं। गिसलन मुस्कुराया, अब आई ना बात, मैं भी यही देखना चाहता था। उसकी आंखें चमक रही थीं। काफी समय बाद कोई इतना दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी मिला है। उधर अमेलिया भागते हुए मन में गुस्से से सोच रही थी, गिसलन की हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? आखिर किस बेवकूफ ने मर्चेंट गिल्ड की सारी जानकारी लीक की? बिना किसी के बताए इस पागल को इतनी डिटेल कैसे पता चली? वो आगे सोचने लगी। लोग कह रहे थे कि उसने और को मारा, अपनी बहन को बचाया, यहां तक कि लोग इस फैमिली के वारिस को भी हरा दिया। मुझे लगा था ये सब बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें होंगी, लेकिन क्या ये सब सच है? तभी उसने घबरा कर पीछे देखा। जिन गार्ड्स को उसने पहले से तैनात किया था वे सभी मरे पड़े थे और उनके बीच खड़ी थी गिसलन की मेड बेलिंडा। अमेलिया दंग रह गई। पेडियम की मेड, तुम यहां क्या कर रही हो? बेलिंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलक झपकते ही अमेलिया के पीछे पहुंची और उसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। चुप रहो। अमेलिया उसकी स्पीड देखकर कांप उठी। बेलिंडा ने उसके होठों के पास बैठी मकड़ी हटाते हुए कहा, अरे ये घटिया मकड़ी अभी भी तुम्हारे साथ है? फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे अच्छी तरह याद है एंगेजमेंट सेरेमनी का समय। तुम्हारे भाई बहन तुम्हें इन मकड़ियों की वजह से परेशान करते थे। बदला लेने के लिए तुमने खुद इन्हें पालना शुरू किया था, शायद अपना डर छुपाने के लिए या आत्मविश्वास दिखाने के लिए। उसने मकड़ी को जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दिया। माफ करना माय लेडी, लेकिन ये चीज आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। फिर उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे आपका सहयोग मिल सकता है? उधर वापस गिसलन और नाइट की लड़ाई जारी थी। गिसलन महसूस कर सकता था कि आसपास की हवा भारी हो चुकी है। नाइट के शरीर से निकलता माना पूरे कमरे को दबाव से भर रहा था। नाइट बोला, तुमने मुझे एंटरटेनिंग कहा। यह किसी लोभी मर्चेंट की तरह लगता है। और तुम खुद को नोबल कहते हो? गिसलन ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल मैं नोबल हूं, और मुझे नहीं लगता कि यह बात मुझे तुम्हारे जैसे मामूली स्कॉट नाइट को समझानी चाहिए। यह सुनते ही नाइट का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर वो दहाड़ा, यंग लॉर्ड गिसलन, नोबिलिटी का अपमान मत करो। और उसी क्षण वो पागलों की तरह लगातार वार करने लगा। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गिसलन भी चौंक गया, लेकिन वो हर वार से बचते हुए मन में सोच रहा था, यह आदमी लगातार दबाव बना रहा है, एक पल भी पीछे नहीं हट रहा। आखिर गिसलन थोड़ा पीछे हटते हुए बोला, बहुत हो गया। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार नाइट की तलवार पर मारी, जिससे उसकी ब्लेड साइड में हट गई। फिर बिजली जैसी तेजी से उसने अपनी तलवार का निशाना बदलकर सीधे उसके चेहरे की तरफ घुमा दिया। लेकिन नाइट ने तुरंत अपनी तलवार सामने लाकर वार रोक लिया और झटके से गिसलन की तलवार दूर कर दी। तो यही था तुम्हारा फाइनल अटैक? उसने ताना मारा और अगले ही पल उसका वार गिसलन को लग गया। चारों तरफ खून बिखर गया। नाइट चौंक पड़ा। इसने खुद को चोट खाने दिया, सिर्फ मेरे ब्लेड को हटाने के लिए अपने कंधे का इस्तेमाल किया। लेकिन गिसलन रुका नहीं। वो फिर उसकी तरफ टूट पड़ा। नाइट गंभीर आवाज में बोला, सच में आखिरी पल तक मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। उसने गिसलन की तलवार फिर साइड में धकेली और जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। यही फर्क है मेरे और उस इंसान में जो सिर्फ मनोरंजन के लिए तलवार उठाता है। गिसलन दूर जाकर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के बीच भी मुस्कान थी। ओवरवेलमिंग स्पीड, लंबी रेंज, लगातार दबाव। यह आदमी लड़ाई के पूरे फ्लो को कंट्रोल करता है। क्लैश के वक्त ये ऐसा एहसास देता है जैसे तलवारें लॉक हो गई हों, और अभी मेरे पास इतना माना नहीं कि मैं इसकी ताकत को सीधे काउंटर कर सकूं। उसने धीरे धीरे उठते हुए सोचा, लेकिन एक चीज है जिसे तुमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। थर्ड कोर रिलीज। अचानक उसके शरीर से भारी मात्रा में माना फूट पड़ा। उसने नाइट की तलवार को रोका और ऊपर से नीचे घुमाते हुए इतनी ताकत से झटका कि उसकी तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। नाइट अविश्वास में चिल्लाया, इतना सारा माना लड़ाई के बीच में? गिसलन उसी समय उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, रुक जाइए। गिसलन की तलवार नाइट के सिर में घुसने से ठीक पहले रुक गई। पीछे बेलिंडा खड़ी थी और उसके खंजर की धार अमेलिया की गर्दन पर लगी हुई थी। अमेलिया की आंखों में आंसू थे। ले लो वो 10,000 गोल्ड और बस यहां से चले जाओ। गिसलन ने लंबी सांस ली और बोला,
अगर शुरू में ही अच्छे से दे देती तो इतनी परेशानी नहीं होती। पीछे से बेलिंडा हंसते हुए बोली, माय गुडनेस, ये तो किसी प्रेमी जोड़े की लड़ाई जैसी लग रही है यंग मास्टर। गिस्लन हल्का मुस्कुराया, हम दोनों की राय में बस थोड़ा सा फर्क है। फिर वो अमेलिया के पास पहुंचा और नीचे झुककर बोला, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है अमेलिया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। जो फीस पहले 10,000 गोल्ड थी अब बढ़कर 20,000 गोल्ड हो चुकी है। गिस्लन के वहां से निकल जाने के बाद पूरा माहौल तबाही से भरा पड़ा था। इसके बाद सीन दूसरे कमरे में शिफ्ट होता है, जहां एक इंसान गुस्से में सामने रखा स्पॉट उठाकर जमीन पर दे मारता है। अमेलिया कमरे में हर चीज तोड़ फोड़ रही होती है। उसके सामने खड़ा नाइट सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतना ताकतवर निकलेगा। उसके बारे में जितनी अफवाहें सुनी थी असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। गलती मेरी थी कि मैंने पहले से उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटाई। लड़ाई के दौरान उसने अचानक अपना माना अनलीश कर दिया, जो एक हाई रैंक नाइट की ताकत से भी ऊपर था। ये सुनकर अमेलिया गुस्से में कहती है, गिस्लन पेडियम, वो सच में बदल चुका है। फिर नाइट पूछता है, क्या आप इस बारे में डचेस डेल्फिन को बताना चाहती हैं? इतना सुनते ही अमेलिया उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हें अंदाजा भी है अगर ड्यूक डेल्फिन को आज की घटना के बारे में पता चला तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? हम दोनों की लाशें जमीन पर घसीटती हुई मिलेंगी। इसके बाद अमेलिया बताती है कि उसने ड्यूक डेल्फिन के साथ एक गुप्त समझौता किया हुआ है। उसे पेडियम परिवार को खत्म करने में मदद करनी थी और बदले में ड्यूक उसे उसके विद्रोह वाले प्लान में सपोर्ट देने वाला था। लेकिन अगर ये राज बाहर आ गया तो उसके अपने भाई बहन ही उसे मार डालेंगे, इसलिए किसी भी कीमत पर गिस्लन को खत्म करना जरूरी था। नाइट सिर झुकाकर कहता है, मैं समझ गया। फिर अमेलिया पूछती है, उस लड़ाई के बाद गिस्लन की हालत कैसी है? नाइट जवाब देता है, मैंने उसके शरीर पर कई गहरे घाव दिए हैं, खासकर उसके कंधे पर बहुत बड़ा जख्म है। ऊपर से उसने एक साथ बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल किया, इसलिए कुछ समय तक वो अपनी पूरी ताकत में नहीं रहेगा। फिर वो गंभीर होकर कहता है, लेकिन अगर हमें कोई सबूत नहीं छोड़ना तो हम यहाँ के नाइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमेलिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मुझे पता है, इसलिए तो हमने उन लोगों को इतने समय से तैयार किया हुआ है। अब उन्हें इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। नाइट चौंक कर कहता है, क्या आप द वाइल्ड फेरलिनेस की बात कर रही हैं? अमेलिया जवाब देती है, वॉर ऑर्फन्स, जिनके पास ना परिवार है और ना कोई पहचान। कम से कम 1 दर्जन ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो माना इस्तेमाल करने में माहिर हों। इसके बाद वो मैप पर एक जगह दिखाती है। नाइट उसे देखकर मन में सोचता है कि यह पहाड़ी रास्ता पेडियम और रेफॉर्ड के बीच का सबसे छोटा रास्ता है और यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत कम होता है। किसी को चुपचाप खत्म करने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट थी। नाइट कहता है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो सब पूरी तैयारी के साथ आए। अमेलिया दांत पीसते हुए कहती है, गिस्लन, मेरे घर में आकर तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। इसके बाद सीन बदलता है और एक कैरेज तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ती दिखाई देती है। अंदर गिस्लन अपने घाव पर पट्टी बांध रहा होता है। अचानक उसे अजीब सा एहसास होता है और वो मन में सोचता है, ये क्या था? ऐसा लगा जैसे कोई मुझे याद कर रहा हो। क्या वो अमेलिया थी? उसी समय सामने बैठे ओल्ड मैन पूछते हैं, यंग मास्टर, क्या आप सच में ठीक हैं? गिस्लन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। घाव इतना गंभीर नहीं है। वो अपने हाथ को हिलाकर महसूस करता है कि चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। फिर मन में सोचता है कि अमेलिया से मिले 20,000 गोल्ड उसकी टेरिटरी को दोबारा खड़ा करने के लिए शुरुआती पूंजी के तौर पर काफी होंगे। उसके हिसाब से ये लगभग 1 साल का समय बचाने जैसा था। वो मन ही मन ये भी सोचता है कि अगर वो चाहता तो अमेलिया को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा करने से पेडियम परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। अभी बारबेरियन से लड़ते हुए उनकी हालत पहले ही खराब थी, इसलिए बिना बड़ा बवाल किए पैसे लेकर निकल आना सबसे सही फैसला था। अब जबकि अमेलिया को पता चल चुका था कि उसे आटम गिल्ड के सीक्रेट्स की जानकारी है, वो आगे कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। उसी समय ब्लिंडा उसकी तरफ देखकर कहती है, आखिर में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने पहले से कहा था। गिस्लन हैरान होकर पूछता है, मैंने क्या कहा था? ब्लिंडा जवाब देती है, आपने कहा था कि अगर अंदर लड़ाई की आवाज आए तो बाहर मौजूद गार्ड्स को संभाल लेना और जैसे ही अमेलिया बाहर निकले उसे होस्टेज बना लेना। गिस्लन थोड़ी देर सोचकर कहता है, ओह, तो वो मेरा प्लान था। लेकिन अचानक उसे तेज खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन घबरा जाते हैं। गिस्लन मन में सोचता है कि तीसरा कोर खोलने का असर अब सामने आने लगा है। पिछली बार जितना गंभीर नहीं था, लेकिन अगर ये जारी रहा तो उसकी ताकत इस्तेमाल करने में बड़ी परेशानी होगी। उसे जल्द से जल्द अपने माना को बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। तभी ब्लिंडा उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज चेक करती है, फिर अपने पास से पतली सी पिन निकालकर उसके हाथ में चुभाने लगती है। गिस्लन को अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है और उसके मुंह से तेज हवा निकलती है। अगले ही पल उसके आसपास का माना स्थिर होने लगता है। गिस्लन हैरान होकर महसूस करता है कि उसके माना चैनल पहले से ज्यादा साफ हो चुके हैं। वो समझ जाता है कि ब्लिंडा कोई साधारण नौकरानी नहीं है। इतनी गहरी माना कंप्रेशन टेक्निक हर किसी के बस की बात नहीं थी। ब्लिंडा गंभीर आवाज में कहती है, यंग मास्टर, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, इसलिए आप जो भी करेंगे मैं बिना हिचक आपकी मदद करूंगी। लेकिन एक बात बताइए, आपने अमेलिया से इतने पैसे आखिर क्यों लिए?
गिसलन कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, मुझे एक ऐसी जगह निवेश करना है जहां बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। और उस समय सबसे ज्यादा पैसा सिर्फ अमीलिया के पास था। ये सुनकर ब्लिंडा और ओल्ड मैन दोनों चौंक जाते हैं। गिसलन ने वहां इतनी बड़ी तबाही मचाई थी और अब अगर ये बात काउंट रेफॉल तक पहुंचती तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। लेकिन गिसलन शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो, अमीलिया अपने पिता को कुछ नहीं बताएगी। ब्लिंडा नाराज होकर कहती है, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें तो बताइए कि आप ये पैसा कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। गिसलन जवाब देता है, बीस्ट फॉरेस्ट। ये सुनते ही ओल्ड मैन घबरा जाते हैं। वो बताते हैं कि गिसलन के ग्रेट ग्रैंडफादर के समय भी उस जंगल को डेवलप करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सब असफल रहा। गिसलन तुरंत पूछता है, एल्डर फर्गस, मैंने जिस आदमी को ढूंढने को कहा था उसकी खबर मिली? ओल्ड मैन थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, लोकेशन मिल गई है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। गिसलन तुरंत कहता है, बस वो जिंदा होना चाहिए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। हम अभी उसी के पास जा रहे हैं। ब्लिंडा विरोध करते हुए कहती है, नहीं, पहले हमें टेरिटरी लौटना चाहिए, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। लेकिन गिसलन मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना सब होने के बाद अमीलिया हमें यूं ही जाने देगी? ब्लिंडा कहती है कि अगर कोई हमला करेगा तो वो और एल्डर फर्गस मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन गिसलन सिर हिलाकर कहता है कि ये उनका काम नहीं है। उन्हें इस तरह की लड़ाइयों के लिए एक असली कप्तान चाहिए और वो उसी इंसान से मिलने जा रहे हैं। कुछ समय बाद वो लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने पहुंचते हैं। जगह इतनी जर्जर थी कि ब्लिंडा को यकीन ही नहीं होता कि वहां कोई रहता होगा। तभी अंदर से दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक बेहद बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो घूरते हुए पूछता है, तुम लोग कौन हो? ब्लिंडा धीरे से गिसलन से कहती है, क्या यही वो आदमी है जिसे आप कैप्टन बनाना चाहते हैं? ये तो किसी बूढ़े भिखारी जैसा लग रहा है। लेकिन गिसलन शांत आवाज में कहता है, यही वो इंसान है। बूढ़ा आदमी उन्हें अनदेखा करते हुए वापस अंदर जाने लगता है और कहता है, मेरा समय बर्बाद मत करो, निकल जाओ यहाँ से। तभी गिसलन आगे बढ़कर कहता है, मैं राटाटोस मर्सनरी ग्रुप के कैप्टन गिलियन से मिलने आया हूँ। ये नाम सुनते ही बूढ़ा आदमी रुक जाता है। एल्डर फर्गस बाकी लोगों को बताते हैं कि राटाटोस मर्सनरी स्क्वाड एक ऐसी टीम थी जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल होते थे जिन्होंने हर तरह के हथियारों में महारत हासिल कर ली हो। उनकी बहादुरी इतनी मशहूर थी कि दूसरी कंट्री के नाइट्स तक उनके नाम से डरते थे। और उस स्क्वाड का लीडर था गिलियन। अचानक बूढ़ा आदमी तेज रफ्तार से एक हथियार फेंकता है जो गिसलन के बिल्कुल पास से गुजरते हुए उसकी कॉलर काट देता है। लेकिन गिसलन अपनी जगह से हिलता तक नहीं। गिलियन ठंडी आवाज में पूछता है, तो तुम्हें मेरा नाम पता है? बाकी लोग तुरंत गिसलन के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी गिसलन धीरे से कहता है, इटर्नल पनिशमेंट। ये नाम सुनते ही गिलियन की आंखें फैल जाती हैं। गिसलन आगे कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बेटी की बीमारी कैसे ठीक होगी। इसके बाद कहानी उसकी बेटी रिचल की हालत दिखाती है। उसे तेज बुखार, खून वाली खांसी और पूरे शरीर पर लाल निशान थे। ये ऐसी बीमारी थी जिसे लोग ईश्वर का श्राप मानते थे। गिसलन मन में सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो गिलियन को अपनी टीम में नहीं ला पाया था, क्योंकि बेटी की मौत के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपना सब कुछ बेटी के इलाज में खर्च कर दिया था और अब घर में सिर्फ हथियार ही बचे थे। रिचल दर्द में रोते हुए कहती है, डैड, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना चाहती हूँ। ये देखकर गिसलन तुरंत इलाज शुरू करने का फैसला करता है। ब्लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इस बीमारी को प्रीस्ट और हीलर तक ठीक नहीं कर पाए थे। लेकिन गिसलन आत्मविश्वास से कहता है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। फिर वो ब्लिंडा को दवाइयों की एक लंबी लिस्ट देता है और खुद इलाज तैयार करने लगता है। वो समझाता है कि फेरी ब्लेसिंग नाम की जड़ी बूटी को बाकी हर्ब्स और स्पिरिट के साथ मिलाकर दवा बनानी होगी। कुछ देर बाद दवा तैयार हो जाती है और गिलियन जल्दी से उसे अपनी बेटी को पिला देता है। धीरे धीरे रिचल के शरीर के लाल निशान गायब होने लगते हैं और उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह जाता है। गिलियन कांपती आवाज में पूछता है, क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो सकती है? गिसलन जवाब देता है, 1 या 2 महीने लगेंगे, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही गिलियन गिसलन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर आपको मुझसे कुछ चाहिए। अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये बेकार शरीर बचा है। अगर आदेश देंगे तो मैं आपका कुत्ता भी बन जाऊंगा, गुलाम भी। लेकिन गिसलन मुस्कुराकर कहता है, मुझे किसी गुलाम की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ गिलियन चाहिए, एक असली मर्सनरी लीडर। ये सुनकर गिलियन अपनी बिखरी हुई लटों को कुल्हाड़ी से काट देता है। अगले ही पल उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। अब वो किसी बूढ़े आदमी की तरह नहीं बल्कि असली योद्धा जैसा दिख रहा था। वो अपने हथियार उठाते हुए पूछता है, क्या आपके दुश्मन हैं यंग मास्टर? गिसलन जवाब देता है, अभी भी हैं और भविष्य में और भी होंगे। इतना सुनते ही गिलियन अचानक अपना भाला पूरी ताकत से पीछे जंगल की तरफ फेंकता है। भाला पेड़ के पीछे छिपे एक आदमी को आर पार करते हुए रस्सी के सहारे वापस खींच लाता है। गिलियन उसकी गर्दन पकड़कर पूछता है, बताओ तुम्हें किसने भेजा? लेकिन गिसलन तलवार निकालते हुए कहता है, मुझे पहले से पता है इसे किसने भेजा है। तभी गिलियन उसका हाथ रोककर कहता है, इसे मैं संभालता हूँ। और अगले ही पल वो उस जासूस की गर्दन तोड़ देता है। ब्लिंडा ये देखकर कांप उठती है। गिलियन की हर मूवमेंट में कोई हिचक नहीं थी। फिर वो घुटनों पर बैठकर कहता है, यू आर हाइनेस ग्रैंड ड्यूक गिसलन पेडियम, आज से मेरी जिंदगी आपकी है। गिसलन मन ही मन मुस्कुराता है। उसकी टेरिटरी को दोबारा खड़ा करने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा आखिरकार उसके हाथ लग चुका था। फिर वो गिलियन की तरफ देखकर कहता है, अब से मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा सीन रात के समय गिलियन के घर की तरफ शिफ्ट होता है। वहां पर एक आदमी घबराई हुई आवाज में कहता है, जिस आदमी को हमने गिसलन के पीछे भेजा था
वो मारा जा चुका है। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनमें से एक गुस्से में कहता है, कितना बेवकूफ था वो। तभी सामने बैठा उनका लीडर ठंडी आवाज में बोलता है, शांत हो जाओ, अपनी आवाजें नीचे रखो। और यहीं हमें पता चलता है कि यह आदमी वाइल्ड ट्रैफिकर्स का लीडर है, जिसका नाम विएगो है। उसके बोलते ही बाकी सब चुप हो जाते हैं। फिर उनमें से एक धीरे से कहता है, माफ कीजिए कैप्टन। विएगो गंभीर होकर कहता है, सर बेरनव से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक गिस्लन उस आदमी की लोकेशन कभी नहीं ढूंढ सकता था जिसे हमने उसके पीछे लगाया था। मारना तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब या तो हमारा आदमी उतना स्किल्ड नहीं था, या फिर हमें जो जानकारी मिली थी वो गलत थी। उसकी बात सुनकर बगल वाला आदमी धीरे से कहता है, ऐसा लगता है कि गिलियन ने गिस्लन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ये सुनते ही विएगो बिजली की रफ्तार से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है, क्या तुम अपने शब्दों को लेकर पूरी तरह श्योर हो? गर्दन पकड़े हुए आदमी डरते हुए कहता है, हाँ, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को साथ देखा था। ये सुनकर विएगो मन में सोचता है, तो आखिरकार तुमने दोबारा चलना शुरू कर दिया, मेरे पुराने कैप्टन। इसके बाद सीन बदलता है। गिलियन तेज रफ्तार से कैरेज चला रहा होता है। अंदर बैठी ब्लिंडा चारों तरफ सामान देखकर परेशान होकर कहती है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। क्या सच में इतनी सारी चीजें साथ लाना जरूरी था? आखिर ये इंसान है कौन? कोई आम डीलर? 1 या 2 सूट काफी होते। गिस्लन शांत होकर जवाब देता है, हमें दूसरा कैरेज लेना ही था ताकि रिचल आराम से सफर कर सके, इसलिए सब ठीक है। दूसरे कैरेज में एल्डर फर्गस और रिकार्डो रिचल के साथ बैठे होते हैं। गिस्लन आगे कहता है, और जहां तक इन हथियारों की बात है, गिलियन को इन सब की जरूरत पड़ेगी। अभी सबसे जरूरी चीज यह है कि हम इस रास्ते से सुरक्षित निकल जाएं। ब्लिंडा गंभीर होकर कहती है, यंग मास्टर, जो वॉचर हमने पकड़ा था उसे जरूर लेडी अमीलिया ने भेजा होगा, है ना? गिस्लन जवाब देता है, हाँ शायद। ब्लिंडा फिर कहती है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। उसने जो मास्क पहना था वो वाइल्ड ट्रैफिकर्स का सिंबल था, रेफोल्ड की एक बेहद ताकतवर गिल्ड। गिस्लन पूछता है, वाइल्ड ट्रैफिकर्स? ब्लिंडा बताने लगती है, उनका मुख्य काम स्मगलिंग है, लेकिन इसके अलावा असैसिनेशन, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हर तरह के गैर कानूनी काम भी करते हैं। उनके पास बहुत सारे स्किल्ड मर्सनरी हैं, इसलिए उनकी कॉम्बैट पावर भी काफी खतरनाक है। इतनी जानकारी सुनकर गिस्लन मुस्कुराकर पूछता है, ब्लिंडा, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम तो सारा दिन कैसल में रहती हो। ब्लिंडा तुरंत बात घुमाते हुए कहती है, बस कैसल में आने से पहले कुछ बातें सुनी थी, लेकिन वो लोग अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसलिए कृपया सावधान रहिएगा। गिस्लन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सब ठीक रहेगा, हमारे साथ गिलियन है। इसी दौरान कैरेज जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है कि तभी पीछे की जमीन अचानक फट जाती है और 2 आदमी तेज रफ्तार से निकलकर कैरेज के दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। गिलियन तुरंत उन्हें नोटिस कर लेता है। अगले ही पल दोनों जमीन से उछलकर एक साथ गिलियन पर हमला कर देते हैं। गिलियन अपनी पीठ से तलवार और कुल्हाड़ी निकालते हुए कहता है, जमीन के नीचे से हमला अच्छा तरीका है। फिर वो दोनों के वार को एक साथ ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल एक का हाथ काट देता है और दूसरे को अपनी कुल्हाड़ी से चीर डालता है। उसी समय आगे छिपे हुए लोग रस्सियां काट देते हैं और ऊपर से भारी भारी लकड़ियां गिरने लगती हैं। गिलियन ऊपर देखकर तुरंत खतरा समझ जाता है। ब्लिंडा घबराकर कहती है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब दब जाएंगे। तभी गिलियन तेजी से घोड़ों की लगाम खींचता है और कैरेज रोक देता है। अगले ही पल सारे भारी लट्ठे ठीक सामने गिरते हैं और रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। गिस्लन शांत आवाज में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, एम्बुश। और तभी चारों तरफ से दुश्मन कैरेज को घेर लेते हैं। उन सब का लीडर आगे आता है। वही विएगो था। वो गिलियन को देखकर कहता है, राटाटोज मर्सनरी के पूर्व कैप्टन गिलियन। गिलियन हल्का सा चौंकता है। विएगो आगे कहता है, एक कायर जिसने अपनी बेटी के लिए पूरे मर्सनरी ग्रुप को खत्म कर दिया। गिलियन कैरेज से उतरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। विएगो गुस्से में चिल्लाता है, मुझे वो जिंदगी जीनी पड़ी जो मैं कभी नहीं चाहता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि अपने पुराने साथियों को भी भूल गए? गिलियन चुप रहता है। तभी विएगो हाथ उठाकर आदेश देता है, सबको मार डालो। अगले ही पल सारे दुश्मन एक साथ हमला कर देते हैं। गिस्लन पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? गिलियन बिना पीछे देखे जवाब देता है, नहीं, ये मामला मेरा है, कृपया यंग मास्टर आराम कीजिए, इन सब के लिए मैं अकेला काफी हूं। इतना कहकर वो अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है और एक ही वार में 4 लोगों को काट गिराता है। फिर वो घूमकर एक आदमी के सीने पर कुल्हाड़ी मारता है और दूसरे हाथ की तलवार उसकी गर्दन में घुसा देता है। पीछे से हमला करने वाले को वो आराम से ब्लॉक करता है और उसकी बांह काट देता है। विएगो ये सब देखकर मन में सोचता है, जैसा सोचा था ये अभी भी बहुत ताकतवर है। फिर वो चिल्लाकर आदेश देता है, 2 तरफ से हमला करो। गिलियन तुरंत घोड़े पर सवार हो जाता है और उससे बंधे दूसरे हथियार निकाल लेता है। फिर वो भयानक रफ्तार से दुश्मनों के बीच घुस जाता है। उसकी विशाल कुल्हाड़ी घूमते ही कई लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। बाकी लोग पीछे हटते हुए डरकर कहते हैं, हम इसके पास भी नहीं जा पा रहे। तभी एक आदमी चिल्लाता है, घोड़े पर हमला करो। लेकिन गिलियन अपनी रस्सी से बंधी बड़ी कुल्हाड़ी घुमाकर एक साथ 4 लोगों को काट डालता है। उनके शरीर सीधे कैरेज के पास आकर गिरते हैं। तभी पीछे से विएगो बहुत तेज रफ्तार से हमला करता है। गिलियन अपनी बड़ी ढाल से उसे रोक लेता है। विएगो गुस्से में कहता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फिर वो अपने खंजर से घोड़े पर हमला करता है। घोड़ा वहीं गिर पड़ता है और गिलियन पीछे हट जाता है। इसके बाद विएगो लगातार अपने डैगर से हमला करने लगता है।
गिलियन उन्हें अपनी कुल्हाड़ी से रोकते हुए कहता है, मैं अब किसी राटाटोज मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन नहीं हूं। गिलियन की ढाल के वार से विएगो दूर जा गिरता है। उठते हुए वो चिल्लाता है, अगर तुम कैप्टन नहीं हो तो फिर कौन हो? गिलियन शांत आवाज में कहता है, मैं अपना अतीत पीछे छोड़ चुका हूं। अब मैं सिर्फ यंग मास्टर गिस्लन का सबऑर्डिनेट हूं। यह सुनते ही विएगो का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो पूरी ताकत से हमला करता है। उसका खंजर गिलियन की ढाल में धंस जाता है। वो चीखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मर्सनरी कंपनी खत्म हो गई। मैंने सिर्फ उस ग्रुप को इतिहास का सबसे महान बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और तुमने सब छोड़ दिया। गिलियन चुप रहता है, फिर अचानक अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। विएगो नीचे झुककर उसकी टांग पर किक मारता है। गिलियन उसे रोक लेता है, लेकिन उसकी ढाल टूट जाती है। विएगो हंसते हुए कहता है, जब तुम अपनी बेटी को बचाने में समय बर्बाद कर रहे थे तब मैं लगातार लड़ाइयां लड़कर मजबूत बन रहा था। अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद वो जमीन पर पड़े डैगर्स को लात मारता है और वो घूमते हुए गिलियन की तरफ आते हैं। गिलियन उन्हें अपनी बॉडी से रोक लेता है। उसी समय विएगो बिजली की तरह हमला करता है। गिलियन कुल्हाड़ी घुमाकर उसे रोक देता है। विएगो चिल्लाता है, अब तुम्हारा अंत है गिलियन। लेकिन अगले ही पल गिलियन अपने हाथ के चारों ओर माना इकट्ठा करके उसके डैगर को नंगे हाथों से पकड़ लेता है। विएगो की आंखें फैल जाती हैं। इसने माना से मेरे डैगर को पकड़ लिया? तो अभी तक इसने अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं थी। अगले ही पल गिलियन अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उसके चेहरे पर जोरदार वार करता है। विएगो उड़ता हुआ दूर पेड़ से टकराता है। गिलियन उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछता है, अगर तुम सिर्फ बदला चाहते थे तो इतने साल पहले मुझे मारने क्यों नहीं आए? विएगो हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे घर पहले भी आया था, लेकिन वहां मुझे कोई महान कैप्टन नहीं दिखा। सिर्फ एक टूटा हुआ बूढ़ा आदमी दिखा जिसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। वो गिलियन कहाँ गायब हो गया था जिसे मैं सम्मान देता था? यह सुनकर गिलियन कुछ पल चुप रहता है, फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कहता है, अपने हथियार उठाओ। मैं अब बदल चुका हूं, लेकिन इस पल के लिए मैं तुम्हें अपने पुराने साथी के रूप में सम्मान दूंगा, राटाटोज मर्सनरी के कैप्टन की तरफ से। विएगो मुस्कुराता है, अब बात बनी, और अगले ही पल वो पूरी रफ्तार से हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विएगो लगातार डैगर से वार करता है, जबकि गिलियन हर वार ब्लॉक करता जाता है। फिर वो तलवार से पलटवार करता है। विएगो बचकर उसे किक मारता है और दोबारा हमला करता है, लेकिन गिलियन उसके डैगर को अपनी कुल्हाड़ी से फंसाकर उसके पास पहुंच जाता है और अपनी दूसरी तलवार सीधे उसके पेट में घुसा देता है। विएगो दर्द से तड़प उठता है, लेकिन फिर भी हमला जारी रखता है। गिलियन उसके वार से बचते हुए कहता है, मुझे याद आ गया, राटाटोज मर्सनरी की 5th यूनिट का कमांडर विएगो वेलनोस। अपना नाम सुनते ही विएगो की आंखों में खुशी आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि गिलियन को अभी भी उसका नाम याद था, लेकिन अगले ही पल गिलियन उसे खत्म कर देता है। कुछ देर बाद गिलियन उसके पास पड़ा खंजर उठाकर खड़ा रहता है। तभी पीछे से गिस्लन आता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ब्लिंडा चारों तरफ पड़े हथियारों और सामान को देखकर उत्साहित होकर कहती है, ओह माय, अगर हम इन सब चीज़ों को बेच दें तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। गिलियन सिर झुकाकर कहता है, माफ़ कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया। लेकिन गिस्लन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, सब बिल्कुल ठीक था। फिर वो मन में सोचता है कि गिलियन उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा शानदार निकला। जब उसने पहली बार अपना घर छोड़कर मर्सनरी ग्रुप ज्वाइन किया था, तब उसके सीनियर्स हमेशा गिलियन की कहानियाँ सुनाया करते थे। उसी वजह से वो जल्दी से जल्दी अपनी मर्सनरी किंग वाली यात्रा शुरू करना चाहता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि गिलियन को अपनी टीम में लाना उसका सबसे सही फैसला था। इसके साथ ही उसे कई भरोसेमंद साथी भी मिल गए थे। फिर गिस्लन पूछता है, क्या तुम्हें याद है वो कौन था? गिलियन धीमी आवाज में जवाब देता है, हाँ, वो मेरा बहुत पुराना साथी था। फिर वो मन में सोचता है कि उसके बाकी पुराने साथी अब कहाँ होंगे। शायद वो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन किसी दिन उसे उन्हें भी ढूंढना होगा। तभी गिस्लन हंसते हुए कहता है, चलो अब ब्लिंडा की सलाह मानते हैं और इन सब लोगों की कीमती चीजें इकट्ठा करते हैं। ब्लिंडा तुरंत मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मिस्टर गिलियन, जल्दी आगे बढ़िए और हमारे लिए सारी वैल्यूएबल चीजें इकट्ठा कीजिए। यह सुनकर गिलियन तुरंत जवाब देता है, मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूं। और फिर हम देखते हैं कि पूरे 2 दिन के सफर के बाद आखिरकार ये सब लोग पैडियम की टेरिटरी में पहुंच चुके होते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बेलिंडा धीरे से कहती है, तो आखिर हम लोग यहां पहुंच ही गए। वहीं दूसरी तरफ गिलियन आसपास की हालत को देखकर बोलता है, तो यही है पैडियम। गिस्लन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ यही है। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है, सच में जब इंसान के पास लौटने के लिए कोई घर हो तो वो एहसास ही अलग होता है। जब मैं पहली बार इस जगह से भागा था तब मुझे लगा था कि कुछ समय बाद वापस लौट आऊंगा, लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया। गिलियन चुपचाप पूरे इलाके को देखता रहता है। तभी गिस्लन उससे पूछता है, तो बताओ गिलियन, तुम्हें यह जगह कैसी लगी? गिलियन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ जगह अच्छी है। यह सुनकर गिस्लन हल्का सा हंसता है और कहता है, मुझे पता है कि इस जगह की हालत बेहद खराब है। यहाँ जितने भी घर हैं वो लगभग टूट चुके हैं और उन्हें दोबारा बनाना फिलहाल नामुमकिन जैसा है। और वहां खेतों को देखो, एक भी खेत में फसल नहीं उग रही, सब कुछ बंजर पड़ा है।
यहाँ के जितने किसान थे उन्हें जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया गया, इसलिए खेती करने वाला कोई बचा ही नहीं। गिलियन गंभीर आवाज में कहता है, मैंने हमेशा सुना था कि पेडियम लगातार युद्धों में फंसा रहता है, खासकर नॉर्दर्न बारबेरियंस की वजह से, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद समझ आ रहा है कि यहाँ की हालत अफवाहों से भी ज्यादा खराब है। वहीं बिलिंडा मन ही मन सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे गिस्लन को पहले से ही इस जगह की हर हालत के बारे में सब कुछ पता हो। गिस्लन आगे देखते हुए कहता है, और इसी वजह से मुझे इस जगह की सारी समस्याओं को खत्म करना है, इसलिए मुझे तुम लोगों की ताकत चाहिए। फिर मन में सोचता है, ये एक लंबी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई जिसमें मुझे ड्यूक डेल्फिन से जुड़े हर इंसान को खत्म करना होगा और उन सभी चीज़ों की रक्षा करनी होगी जो मुझसे छीन ली गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टेरिटरी को दोबारा जिंदा करके रहूंगा। इसी बीच उनका काफिला धीरे धीरे किले की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सामने देखते हुए ग्लिंटा अचानक कहती है, यंग मास्टर, उधर देखिए। गिस्लन सामने नजर उठाता है और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। क्या वो फादर हैं? इसके बाद सीन सीधे किले के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहां दो आदमी आपस में गंभीर चर्चा कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, हमें अपनी फोर्स कम करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तुरंत जवाब देता है, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर हमने और सैनिक कम किए तो फोर्ट्रेस को संभालना असंभव हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम रेफर्ड से और सपोर्ट मांगें। तभी वहां मौजूद बूढ़ा आदमी भारी आवाज में कहता है, वही लोग तो पहले ही हमारी सपोर्ट फंडिंग कम कर चुके हैं, ऊपर से हमारे सैनिकों को भी अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं। यहाँ तक कि खाने का राशन भी कम होता जा रहा है। दोनों आदमी चिंता में पड़ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में मौजूद उस फोर्ट्रेस को दोबारा बनाना होगा जो ऑर्क हमले के दौरान नष्ट हो गया था। अगर हमने नाइट वॉच की फोर्स कम नहीं की तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा फिर भी असहमत होता है, लेकिन अगर हमने फोर्स कम कर दी तो खतरा और बढ़ जाएगा। उन्हें देखते हुए गिस्लन मन में सोचता है, ये लोग, और तभी हमें इन सब के बारे में बताया जाता है। पहला आदमी है पेडियम नाइट्स का कैप्टन रैंडोल्फ, दूसरा है ट्रेजरर एल्बर्ट, और जो बूढ़ा व्यक्ति बीच में बैठा है वो है पेडियम का जनरल एडमिनिस्ट्रेटर होमरन। गिस्लन मन में सोचता है, यंग लॉर्ड बने हुए मुझे अभी कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन मर्सनरी किंग के रूप में जीते हुए जैसे कई दशक गुजर चुके हों। फिर वो अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, मैं वापस आ गया फादर। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता बस एक नजर उसकी तरफ डालते हैं और तभी हमें उनके बारे में बताया जाता है। ये है काउंट पेडियम, जोर पेडियम। अपने पिता को देखते हुए गिस्लन मन में कहता है, मैंने कभी अपने फादर को पसंद नहीं किया, वो हमेशा सख्त और गंभीर रहते थे, लेकिन अब जब मैं इन्हें देखता हूं तो समझ आता है कि इस पूरी टेरिटरी का बोझ इनके कंधों पर कितना भारी है। चाय का कप उठाते हुए उसके पिता पूछते हैं, मैंने सुना कि तुम कई हफ्तों से किले से बाहर थे। गिस्लन जवाब देता है, मैं रेफर्ड गया था। ये सुनते ही उसके पिता कहते हैं, उम्मीद करता हूं इस बार तुमने वहां कोई परेशानी खड़ी नहीं की होगी। गिस्लन तुरंत बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी बगल से एल्बर्ट मुस्कुराते हुए कहता है, यंग लॉर्ड, आप पर भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि आपने केन को हरा दिया और काफी पैसे भी जीते। कहीं सारे पैसे जुए में तो नहीं उड़ा दिए? ये सुनकर गिस्लन मन में चिढ़ते हुए कहता है, जुआ? मेरी जूती, वो इन्वेस्टमेंट था। फिर एल्बर्ट से कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस अमेलिया के साथ कुछ जरूरी काम था। जनरल एडमिनिस्ट्रेटर होमरन गंभीर आवाज में कहते हैं, यंग लॉर्ड, मैं आपसे हर बार यही कहता हूं, आपको समझना चाहिए कि एक दिन आप ही पेडियम के उत्तराधिकारी बनेंगे, इसलिए बिना सोचे समझे कहीं चले जाना सही नहीं है। गिस्लन बेफिक्री से जवाब देता है, हाँ समझ गया, ज्यादा चिंता मत कीजिए। उसकी ये लापरवाही देखकर होमरन अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं। ये लड़का मेरी सलाह को हमेशा ऐसे ही नजरअंदाज करता है। इसी बीच उसके पिता फिर कहते हैं, वैसे मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने काफी बड़ी मुसीबतें खड़ी की। मैंने सुना कि तुमने जैमिल और फिलिप को मार डाला जब वे एलिना को बेचने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये सच है? ये सुनते ही गिस्लन को उन दोनों की याद आ जाती है। वहीं कैप्टन रैंडोल्फ तुरंत बोल पड़ता है, यह असंभव है कि यंग लॉर्ड ने उन्हें खुद मारा हो। जरूर वे दोनों आपस में लड़ रहे होंगे और आखिर में यंग लॉर्ड ने बस आखिरी वार किया होगा। गिस्लन मन में सोचता है, भले ही वो दोनों गद्दार थे, लेकिन सच यही है कि वे मेरे हाथों मारे गए। शायद इसी वजह से रैंडोल्फ खुश नहीं है। फिर वो शांत आवाज में कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। रैंडोल्फ तुरंत बोलता है, मुझे पता था। लेकिन तभी गिस्लन के पिता कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, चाहे जैसे भी हुआ हो। सबसे जरूरी बात यह है कि एलिना सुरक्षित है। अपने पिता के मुंह से पहली बार तारीफ सुनकर गिस्लन खुद हैरान रह जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, फादर मुझे आपसे एक अनुमति चाहिए। होमरन तुरंत बोल पड़ता है, अगर तुम इनाम के तौर पर पैसे मांगने वाले हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर काट दूंगा। रैंडोल्फ भी हंसते हुए कहता है, मैं भी इससे सहमत हूँ। जरा सोचिए, इस लड़के ने अब तक कितनी समस्याएं पैदा की हैं। सेना का सामान बेच दिया, पैसों के लिए फ्रंट गेट में आग लगा दी, सेना के घोड़े पकाकर खा लिए और कवच पिघलाकर लेजेंडरी तलवार बनाने की कोशिश की। इतनी सारी बातें सुनकर गिस्लन खुद मन में सोचता है, सच में सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जिंदगी में सिर्फ अपराध ही किए हों। फिर वो अपने पिता से कहता है, मैं सिर्फ एक परमिशन चाहता हूँ। उसके पिता पूछते हैं, किस चीज की? गिस्लन बिना झिझक जवाब देता है, मैं फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है।
इसके बाद सीन बदलता है। बाहर आते ही गिसलन कहता है, जैसा मैंने सोचा था फादर ने साफ मना कर दिया। वो तो इतना सुनते ही गुस्से से चिल्लाने लगे। बेलिंडा तुरंत कहती है, और वो ऐसा करेंगे भी क्यों नहीं, वो जंगल पूरी तरह मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। फिर गिसलन गिलियन की तरफ देखकर पूछता है, तो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में बेलिंडा ने बता दिया? गिलियन सिर हिलाकर कहता है, हाँ, तुम फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट के अंदर जांच करने जाना चाहते हो। रेफर्ड से जो पैसा मिला उसे इस्तेमाल करके तुम उस मौत के जंगल में घुसना चाहते हो जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। दूसरे रीजन के लोग भी उस जगह से डरते हैं। गिसलन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें इस जंगल के बारे में काफी जानकारी है। फिर चलते हुए बोलता है, लेकिन अब बहुत बातें हो गई, चलो तैयारी शुरू करें। बेलिंडा पीछे से चिल्लाती है, रुको, तुम्हें परमिशन नहीं मिली थी ना, फिर भी तुम जाने वाले हो? गिसलन पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, असल में मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो बस उन्हें बता रहा था। बेलिंडा माथा पकड़ लेती है, आखिर वहां ऐसा क्या है जिसके पीछे तुम इतने पागल हो चुके हो? गिसलन जवाब देता है, अभी नहीं, सही समय आने पर बताऊंगा। फिर मन में सोचता है, अगर मैंने अभी सब कुछ बता दिया तो सिर्फ मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अगर मैं उस जंगल के अंदर तक पहुंच गया तो मैं बेहिसाब दौलत हासिल कर सकता हूं और फिर हमें उसके असली लक्ष्य के बारे में पता चलता है। फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट की गहराइयों में बड़ी मात्रा में रनस्टोन्स दफन हैं, ऐसे पत्थर जो सीधे माना के साथ जुड़े हुए हैं। यही रनस्टोन्स हर तरह के मैजिकल टूल्स में इस्तेमाल होते हैं, बैरियर्स, मैजिक सर्कल्स, मैजिकल स्क्रॉल्स और एल्केमी रिसर्च तक। गिसलन मन में कहता है, मेरी पिछली जिंदगी में इस जगह के बारे में ड्यूक डेल्फिन को पता चला था, लेकिन इस बार यह राज सिर्फ मुझे पता है। कुछ देर चुप रहने के बाद बेलिंडा आखिर कहती है, ठीक है, मुझे भरोसा है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। गिलियन भी सिर झुकाकर कहता है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यह सुनकर गिसलन खुश होकर कहता है, अच्छा, अब बेलिंडा तुरंत पास के गिल्ड में जाओ और लगभग 200 मर्सनरी हायर करो। बेलिंडा हैरानी से कहती है, तुम सच में पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे, जिन पैसों को कमाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी। गिलियन गंभीर होकर बोलता है, क्या आप सच में निश्चित हैं यंग लॉर्ड? मर्सनरी बहुत खतरनाक और बेकाबू लोग होते हैं, इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा और मौका मिलते ही वे अपने एम्प्लॉयर को भी धोखा दे सकते हैं। गिसलन शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ, इसलिए तुम और मैं खुद जाकर लोगों को चुनेंगे। फिर वो मुस्कुराते हुए पूछता है, वैसे नॉर्थ का सबसे खतरनाक और स्किल्ड मर्सनरी ग्रुप कौन सा है? गिलियन का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है, रुको, कहीं आप उन पागल कुत्तों की बात तो नहीं कर रहे? गिसलन मुस्कुराता है, हाँ, सेरबेरस मर्सनरी। गिलियन तुरंत बोलता है, वो लोग बेहद खतरनाक हैं, अगर हालात थोड़ा भी बिगड़े तो अपने मालिक पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन गिसलन सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, तो चलो उन पागल कुत्तों के गले में पट्टा डालते हैं। इसके बाद सीन सीधे सेरबेरस मर्सनरी के अड्डे पर शिफ्ट हो जाता है। वहां कुछ लोग दूर से गिसलन और गिलियन को आते हुए देखते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, ओए देखो, मेहमान आए हैं। उसका साथी मुस्कुराकर जवाब देता है, बेचारे, इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये किस जगह चले आए हैं। पहला आदमी फिर कहता है, उस लड़के के कपड़े देखकर लग रहा है कोई अमीर नोबल बच्चा है, आज तो खूब पैसा निकलवाएंगे। इतना कहते ही अचानक एक हाथ बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ता है और अगले ही पल उस आदमी की दर्द भरी चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं और सामने गिलियन उसका सिर गेंद की तरह पकड़े खड़ा होता है। वो आदमी दर्द से चिल्लाता है, कौन हो तुम लोग? गिलियन बिना कुछ बोले उसे पीछे फेंक देता है। अपने साथी की हालत देखकर बाकी सारे मर्सनरी गुस्से से भर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सब तैयार हो जाओ। तभी भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है। लगता है तुम लोग किसी नोबल फैमिली से हो, लेकिन यहाँ स्टेटस काम नहीं आता। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक जाती हैं। वो अपनी चेन से बंधी स्पाइक बॉल घुमाते हुए कहता है, आज तुम्हें जिम्मेदारी का असली मतलब सिखाऊंगा। और अगले ही पल वो अपनी चेन गिसलन की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी टन, एक तेज आवाज गूंजती है और उसकी चेन हवा में ही रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सब देखते हैं कि गिलियन ने अपनी तलवार से उस चेन को रोक लिया था। वो आदमी मन ही मन कांप उठता है। क्या उसने मेरी चेन को ब्लेड में फंसाकर रोक दिया? उसकी कांटेदार बॉल नीचे जमीन पर गिर जाती है। गिसलन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जैसा मैंने सोचा था, यहाँ बातों से काम नहीं चलेगा। फिर वो गिलियन की तरफ देखकर कहता है, बस ध्यान रखना, ये लोग मरने नहीं चाहिए। गिलियन शांत आवाज में जवाब देता है, समझ गया। गिसलन ने अपनी तलवार के एक तेज झटके से सामने वाले की लोहे की चैन को खींच लिया। वो भारी चैन उसके हाथ में कसकर बंधी हुई थी, इसलिए जैसे ही गिसलन ने पूरी ताकत लगाई, वो आदमी जमीन से उछलता हुआ उसकी तरफ घिसटने लगा। उसी पल पीछे घूमता हुआ कांटों से भरा लोहे का गोला तेजी से आया और सीधे उसकी छाती में जा धंसा। उसके साथी गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े, तुम कमीने, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम कोई नोबल ही क्यों न हो। लेकिन गिसलन ने अभी अभी जमीन पर गिराए गए आदमी को उसी चैन के सहारे घुमाकर बाकी लोगों के ऊपर दे मारा। सारे लोग दूर जाकर गिरे और दर्द से कराहने लगे। गिसलन ठंडी नजरों से बाकी लोगों को घूरने लगा और उसे देखते ही सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अपने घोड़े से उतरते हुए गिसलन बोला, आखिर तुम लोग हमें कितना इंतजार करवाओगे? इन छोटे मोटे कीड़ों को हटाओ और अपने कैप्टन को यहां बुलाओ। उसी समय अंदर से एक भारी आवाज आई। मैं आराम से सो रहा था। यहां इतना शोर किस बात का हो रहा है?
अपने कैप्टन की आवाज़ सुनते ही सारे मर्सनरी तुरंत सीधा खड़े हो गए। सामने आता हुआ आदमी बोला, मैं हूं सेबस मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन क्योर। आखिर तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? गिसलन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मर्सनरी ग्रुप से किसी का काम क्या हो सकता है? मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। क्योर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रिक्वेस्ट? कोई क्लाइंट अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। गिसलन शांत आवाज में बोला, यही मेरा तरीका है ग्रीट करने का। मुझे लगा यही सबसे अच्छा तरीका होगा तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए। क्योर ने लंबी सांस छोड़ी। मुझे टेम करने की बात कर रहे हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उसके बाद दोनों आमने सामने बैठ गए। क्योर बोला, ठीक है, अब बताओ कैसी रिक्वेस्ट है तुम्हारी? गिसलन का जवाब सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। बीस्ट फॉरेस्ट। सारे लोग एकदम हैरान हो गए। क्या? बीस्ट फॉरेस्ट? वो जगह तो मॉन्स्टर से भरी हुई है। क्योर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो जो उस मौत के जंगल में जाने की सोच रहा है? गिसलन ने बिना डरे जवाब दिया, मैं पेडियम का यंग लॉर्ड हूं, गिसलन पेडियम। ये सुनते ही कुछ लोग हंस पड़े। क्योर भी हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम वही बदनाम यंग लॉर्ड हो जिसके बारे में इतने रूमर्स चलते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा दिमाग खराब होगा। वो आगे झुककर बोला, हे मिस्टर नोबल, तुम जैसे लोग ग्रीन हाउस में बड़े होते हो, तुम्हें उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। वो जगह तुम्हारे जैसे रुकीज के लिए नहीं है। और अब जब मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो तो मुझे तुम्हारी बातें सुनने की जरूरत भी नहीं। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, नेगोशिएशन खत्म, अब यहां से निकल जाओ। गिसलन कुछ पल चुप रहा। दूसरी तरफ गिलियन पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार खड़ा था। तभी गिसलन ने अचानक पूछा, क्या तुम डर रहे हो? क्योर की आंखें सिकुड़ गईं। गिसलन बोला, मैंने सुना था कि तुम्हारा मर्सनरी ग्रुप बहुत स्किल्ड है, लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है कि वो सब सिर्फ अफवाहें थीं। क्योर ने पैर टेबल पर रखते हुए कहा, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो। हम मर्सनरी हैं, हम ऐसी चीज नहीं करते जिससे हमें कोई फायदा न मिले। गिसलन हल्का हंसा। हमेशा कमजोर लोग ही ऐसे बहाने बनाते हैं। कुछ पल के लिए क्योर चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरा सच में दिमाग खराब हो चुका है। मैं यहाँ सभ्यता से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम सिर्फ मुझे उकसा रहे हो। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे क्लूलेस बच्चे को मारना भी बेकार है। फिर भी यहाँ गड़बड़ करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जितने पैसे तुम्हारे पास हैं सब छोड़ो और निकल जाओ। गिसलन ने सीधा जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्योर की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुमसे मुरियाना रिकॉग्निशन की मांग करता हूं। ये सुनते ही पूरा माहौल जम गया। सारे मर्सनरी अवाक रह गए। क्योर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? गिसलन बोला, बिल्कुल। उसने समझाना शुरू किया। मुरियाना रिकॉग्निशन मर्सनरी दुनिया की एक पुरानी और बेहद खतरनाक परंपरा थी। इसमें दोनों फाइटर्स सिर्फ एक एक डैगर इस्तेमाल करते थे। उनके एक एक हाथ को रस्सी से बांध दिया जाता था और उन्हें एक छोटे से सर्कल के अंदर लड़ना पड़ता था। जो भी सबसे पहले उस सर्कल से बाहर जाता वही हार जाता। इस लड़ाई में माना का इस्तेमाल पूरी तरह मना था, इसलिए यह शुद्ध ताकत, तकनीक और सहन शक्ति की लड़ाई होती थी। कई बार तो जीतने वाला भी आखिर में मर जाता था। गिसलन ने ठंडी आवाज में कहा, जो हारेगा वो अपनी हार मानेगा और पूरी जिंदगी जीतने वाले का आदेश मानेगा। हारने वाला जीतने वाले का कुत्ता बनेगा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, तो कैसा लगा ये ऑफर? गिलियन ये सब सुनकर दंग रह गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि एक नोबल को मर्सनरी दुनिया की इतनी गंदी और खतरनाक परंपराओं के बारे में आखिर कैसे पता हो सकता है। मर्सनरी दुनिया में इस चुनौती को ठुकराना सीधी कमजोरी मान ली जाती थी, इसलिए कोई भी इसे रिजेक्ट नहीं करता था। अचानक क्योर जोर से हंस पड़ा। देखो तो सही, हमारे सामने एक बोल्ड नोबल खड़ा है जो मर्सनरी स्टाइल में रिकॉग्निशन चाहता है। उसने चिल्लाकर कहा, तो क्यों ना हम इसकी मदद करें? कुछ देर बाद दोनों के हाथ रस्सियों से बांध दिए गए। आसपास खड़े सारे मर्सनरी अपने कैप्टन के लिए चीयर करने लगे। मार डालो उसे, कैप्टन, उस बदमाश नोबल बच्चे को खत्म कर दो। क्योर गिसलन के करीब आकर बोला, लगता है तुमने कहीं से इस लड़ाई के बारे में सुन लिया और खुद को बहादुर समझ बैठे, लेकिन अब तुम पीछे नहीं हट सकते। वो उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, मैं ये मैच पहले ही 5 बार लड़ चुका हूं। गिसलन उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ 5? फिर वो खुद उसकी तरफ झुककर बोला, मैं इसे 100 बार लड़ चुका हूं। यह सुनकर पहली बार क्योर सच में हैरान हो गया। अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे पर अपने डैगर से हमला कर दिया। दोनों के वार बिजली की तरह तेज थे। हर वार को दूसरा ब्लॉक या डॉज कर रहा था। लगातार ब्लेड्स की टकराहट पूरे इलाके में गूंजने लगी। क्योर ने रस्सी खींचकर गिसलन को अपनी तरफ खींचा और लगातार उसके ऊपर वार करने लगा, लेकिन गिसलन हर अटैक को आराम से रोकता गया। अचानक क्योर ने सिर की तरफ सीधा वार किया। गिसलन नीचे झुककर बच गया और पीछे घूमते हुए क्योर पर पलटवार कर दिया। क्योर साइड में हट गया और अपने पैर से गिसलन पर हमला किया। गिसलन ने उस किक को ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन उसी पल उसके पैर से हड्डी चटकने जैसी आवाज आई। क्योर हंस पड़ा। ओह, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा देर टिक गए। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम दावा कर रहे थे कि तुमने ये लड़ाई 100 बार लड़ी है। लोग इसे एक बार लड़ने में टूट जाते हैं। भीड़ भी चिल्लाने लगी, उस बदमाश नोबल का मोमेंटम खत्म हो चुका है। लीडर, खत्म कर दो उसे। गिलियन पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। वो समझ चुका था कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक थी। छोटा सा सर्कल,
हाथ बंधे हुए, माना का इस्तेमाल मना, और ऊपर से क्योर का भारी शरीर। हर चीज गिसलन के खिलाफ थी। उधर क्योर लगातार हमला करता जा रहा था। गिसलन मुश्किल से हर वार से बच रहा था। जमीन पर उतरते समय उसके घायल पैर का दर्द और बढ़ गया। क्योर हंसते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम लिमिट पर पहुंच चुके हो। वो लगातार वार करता गया। तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ डॉज और डिफ्लेक्ट करने की है, लेकिन इस फाइट में हर अटैक तुम्हारी बॉडी पर डायरेक्ट असर डालता है। उसने गिसलन के पैर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पैर की हालत तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखी हुई है। फिर उसने डैगर घुमाकर ऊपर से वार किया। गिसलन झुक कर बच गया। उसी वक्त क्योर ने नीचे की तरफ तेज वार किया, जिसे गिसलन ने ब्लॉक कर दिया। फिर क्योर ने उसका हाथ पीछे धकेला और घुटने से हमला किया। गिसलन ने फिर उसी घायल पैर से उसे ब्लॉक किया। दर्द उसकी नसों में दौड़ गया। क्योर मुस्कुराया, अब खत्म हो चुका है। उसने डैगर ऊपर उठाया। मर जाओ, मर्सनरी खुशी से चिल्लाने लगे। गिलियन भी अपनी कुल्हाड़ी निकाल चुका था, लेकिन तभी गिसलन मुस्कुराया। अगले ही पल उसने बेहद अजीब एंगल से शरीर मोड़ा और क्योर का घातक वार डॉज कर गया। क्योर की आंखें फैल गईं। इसने इस पोजीशन में भी बचाव कर लिया। गिसलन घूमते हुए उसके पीछे पहुंच गया और उसकी पीठ पर कट लगा दिया। आसपास खड़े लोग दंग रह गए। क्योर ने फिर हमला किया, लेकिन गिसलन घूमकर बच गया और नीचे से उसकी छाती पर वार कर दिया। भीड़ चिल्लाने लगी, कैप्टन फिर घायल हो गए, उसे दिखाओ कि मर्सनरी किस मिट्टी के बने होते हैं। क्योर गुस्से में अंधा होकर हमला करने लगा, लेकिन गिसलन अब पूरी तरह फ्लो में था। उसने कंधे से क्योर के चेहरे पर वार किया, लगातार मुक्के मारे और फिर उसके हाथ में डैगर घुसा दिया। क्योर हैरानी से सोचने लगा, अभी कुछ देर पहले तो ये मुश्किल में था, अचानक इतना बदल कैसे गया। पीछे खड़ा गिलियन सब समझ चुका था। वो मन में बोला, लगातार ताकत लगाने से क्योर की बॉडी बर्नआउट हो रही है। जितनी ज्यादा ताकत वो इस्तेमाल कर रहा है, उतनी ही उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही है। लेकिन यंग लॉर्ड वो रिलैक्स होकर फ्लो के साथ लड़ रहे हैं। वो सच में हैरान था कि गिसलन इतने बड़े साइज डिसएडवांटेज को इस तरह ओवरकम कर रहा था। क्योर ने दांत भींचते हुए कहा, मैं मानता हूं हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं पीछे पड़ रहा हूं, लेकिन जीतने का तरीका सिर्फ तुम्हें हराना नहीं है। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। अगर मैं तुम्हें सर्कल से बाहर फेंक दूं तो तुम हार जाओगे। अचानक गिसलन ने अपना हाथ घुमाया, रस्सी को अजीब तरीके से लॉक किया और घूमते हुए अपने घुटने क्योर के पैरों पर जमा दिए। अगले ही पल दोनों के हाथ जोर से खिंचे और गिसलन पीछे जाकर उसी के हाथ से उसकी गर्दन लॉक कर चुका था। फिर उसने पूरा शरीर घुमाकर क्योर को मुंह के बल जमीन पर दे मारा। क्योर सीधे सर्कल के बाहर जा गिरा। सारे मर्सनरी चीख पड़े, क्या कैप्टन बाहर चले गए? क्योर जमीन पर पड़ा समझ चुका था, मैं हार गया। गिसलन ठंडी आवाज में बोला, मैं जीत गया। क्योर ने अविश्वास से पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे पास ऐसी स्किल कैसे हो सकती है? गिसलन ने उसे घूरा, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। याद रखो, तुम इस वक्त अपने मास्टर से बात कर रहे हो। फिर उसने क्योर को पकड़कर वापस सर्कल के अंदर घसीट लिया। क्योर चिल्लाया, अब क्या चाहते हो तुम? लड़ाई खत्म हो चुकी है। गिसलन मुस्कुराया, मैं अभी तक सर्कल से बाहर नहीं गया हूं। क्योर की आंखें फैल गईं। क्या? गिसलन ने मुट्ठी बांधी, अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी, मेरे सबॉर्डिनेट के रूप में। अगले ही पल उसने क्योर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा और उसे फिर सर्कल के बाहर फेंक दिया। क्योर चिल्लाया, रुको, रूल के मुताबिक अगर कोई बाहर चला जाए तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गिसलन का दूसरा मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। क्या बैटलफील्ड में भी तुम ऐसे ही रूल्स की चिंता करोगे? क्योर गुस्से से चीखा, तुम बदमाश बच्चे, और खुद को नोबल कहते हो? गिसलन ने एक और मुक्का जड़ दिया, अपने मास्टर पर सवाल मत उठाओ। इसके बाद गिसलन लगातार उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। आसपास खड़े मर्सनरी घबराने लगे, क्या इसे ऐसे छोड़ देना ठीक रहेगा? शर्त तो खत्म हो चुकी है। आखिरकार क्योर दर्द में चिल्लाया, रुको, बस करो। लेकिन गिसलन ने उसे फिर से उठाया, वापस सर्कल के अंदर फेंका और मुस्कुराकर बोला, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं अभी तक सर्कल से बाहर नहीं गया। यह सुनकर क्योर का चेहरा सुन्न पड़ गया। फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखकर पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और इसे मार डालो।